क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 162, टैगुल पर्वत पर चढ़ना। यारा ने गंभीरता से कहा, यह वह है। टागुल पर्वत एक ऐसी जगह है जिससे हमारे सभी लोग घटना के बाद से ही डरे हुए हैं। चंद्रमा का ध्यान पूरी तरह से क्षितिज पर स्थित ज्वालामुखी शिखर पर केंद्रित हो गया। इसे केवल पहाड़ कहना अपर्याप्त लगा। यह एक विशाल काले क्रिस्टल जैसा लग रहा था, जिसे पहाड़ के आकार में तराश कर बनाया गया था। इसकी दांतेदार ओब्सीडियन चोटी आकाश को चुनौती देने वाले एक उद्दंड भाले की तरह आक्रामक रूप से आकाश में उठी। पहाड़ की दिशा से आती दूर तक गहरी, गूंजती हुई गड़गड़ाहट की आवाज सुनी जा सकती थी, एक ऐसी धड़कन जो लगभग पृथ्वी के दिल की धड़कन की तरह महसूस होती थी। बूम बूम। बड़े पैमाने पर राख के बादल और घनी भाप लगातार शिखर के पास कई छिद्रों से उठती रही, जिससे काले खंभे बने जो आकाश में विलीन हो गए और आसपास के क्षेत्र में अशुभ छाया पैदा हुई। जैसे ही मून ने देखा, एक भूमिगत झटके ने उनके पैरों के नीचे की जमीन को इतनी ताकत से हिला दिया कि खड़ा होना असहज हो गया। ज्वालामुखी गतिविधि स्पष्ट रूप से तीव्र और चालू थी। सतर्क सांस लेते हुए मून और उनके साथियों ने तुरंत देखा कि माहौल ही बदल गया था। हवा में स्पष्ट रूप से तीखी सल्फ्यूरिक गंध तैर रही थी। ज्वालामुखीय गैसों की गंध झुलसी हुई धरती की तीखी गंध के साथ मिश्रित थी, जो अचानक गर्मी से भस्म हो गई थी। और अजीब बात है कि अत्यधिक बदबू के नीचे मिठास का एक हल्का अंतर्निहित संकेत था। उनके पैरों तले की जमीन कांप उठी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैं किसी विशाल सोए हुए प्राणी की पीठ पर खड़ा हूं, जो कभी कभी पूरी तरह जागे बिना ही अपनी स्थिति बदल लेता है। इस दूरी से भी चंद्रमा को तीव्र गर्मी विकिरण महसूस हो सकती है। पहाड़ के आधार के पास तापमान पहले ही द्वीप की सामान्य उष्णकटिबंधीय गर्मी से काफी ऊपर बढ़ चुका था। ऊपर, जहां लाल नारंगी लावा का प्रवाह चमकती नदियों में काली चट्टानों से गिरता हुआ दिखाई दे रहा था, चंद्रमा ने भविष्यवाणी की कि तापमान बिल्कुल विनाशकारी होगा। यारा की अभिव्यक्ति दूर हो गई, मानो उसे बचपन के दौरान कैंप फायर के दौरान बताई गई कहानियां याद आ रही हों। टैगुल पर्वत हमारे लोगों की सबसे पुरानी स्मृतियों से अस्तित्व में है। वह चमकती चोटी की ओर इशारा करते हुए रुकी। मैग्मा किंग महज एक जानवर नहीं है जिसने यहाँ रहना चुना, यह पहाड़ का दिल है। एक योद्धा बोला, और यारा ने अनुवाद करना शुरू कर दिया। एक गहरी किंवदंती है जिसके बारे में बुजुर्ग अक्सर बात नहीं करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मैग्मा किंग केवल क्षेत्र की रक्षा नहीं कर रहा है, वह फंस गया है। पहाड़ के नीचे कुछ जो मैग्मा किंग तक भी नहीं पहुंच सकता है, उसे जंजीरों में कैद करके रखता है, जिसे हम देख नहीं सकते। और अगर वे जंजीरें कभी टूट गईं, वह सिहर उठी विस्फोट से संपूर्ण लूनारिस नष्ट हो जाएगा। यह द्वीप अपने ही विनाश के भार से नीचे खींचकर समुद्र के नीचे डूब जाएगा। चंद्रमा ने रुचि के साथ इन किंवदंतियों को आत्मसात किया, संभावित सत्य को पौराणिक अलंकरण से अलग किया। उसने जो भी बातें कहीं, उनमें से अधिकांश उसे सच नहीं लगीं, लेकिन युवाओं को इस खतरनाक जगह से दूर रखने के लिए केवल कहानियां पारित की गईं। और स्काउटिंग दल जिसने इसका सामना किया, चंद्रमा ने संकेत दिया। वह स्थान जहां केवल एक ही व्यक्ति गंभीर चोटों के कारण जीवित बचा। उन्होंने वास्तव में क्या देखकर रिपोर्ट की? यारा की अभिव्यक्ति प्रेतवाधित हो गई। उन्होंने एक ऐसे प्राणी का वर्णन किया जो पूरी तरह से जीवित मैग्मा और पिघले हुए पत्थर से बना हुआ प्रतीत होता था। इसका शरीर लगातार ठोस और तरल अवस्थाओं के बीच घूमता रहता था, जिससे इसे हथियारों से घायल करना लगभग असंभव हो जाता था। वह स्पष्ट असुविधा के साथ जारी रही। उन्होंने कहा कि यह लावा के माध्यम से उसी सहजता से आगे बढ़ता है जैसे हम पृथ्वी पर चलते हैं। जब इसने अपना मुंह खोला
तो जो गर्जना निकली उसके साथ इतनी गर्म लौ थी कि तुरंत दर्जनों मीटर के भीतर सब कुछ प्रज्वलित हो गया। चंद्रमा की अभिव्यक्ति शांत रही। अच्छा ऐसा है। चंद्रमा ने पिघली हुई चट्टान की नदियों और राख से भरे वातावरण के साथ ज्वालामुखी शिखर को देखा। यह क्रैब किंग से कहीं अधिक खतरनाक होगा, लेकिन कहीं ज्यादा फायदेमंद। ठीक है, मून ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। आइए सबसे सुरक्षित पहुंच मार्ग का पता लगाएं। हम मैग्मा किंग का शिकार कर रहे हैं। हर किसी ने अपने चेहरे पर गंभीर भावों के साथ सिर हिलाया। वे जो करने की कोशिश करने वाले थे उसकी गंभीरता उनके कंधों पर भारी पड़ रही थी। यह एक असाधारण रूप से कठिन लड़ाई होने वाली थी। संभवतः उनमें से किसी ने भी सबसे खतरनाक मुठभेड़ का सामना किया था। जैसे ही समूह ने टैगुल पर्वत की खतरनाक काली ढलानों पर चढ़ना शुरू किया, उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उनमें से अधिकांश इस चरम वातावरण के लिए तैयार नहीं थे। यह अच्छा है कि मैंने मिराज को वहां निगरानी के लिए रखा, कहीं विधर्मी आसपास न हो, मून ने सोचा। सफेद घोड़ा पानी के प्रति अधिक अनुकूलित था और ऊपर पहाड़ पर उसके पास मदद करने की क्षमता नहीं थी। चढ़ाई के पहले तिमाही में यारा के शरीर से बहुत अधिक पसीना निकलने लगा। संयम बनाए रखने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उसके बाल पूरी तरह से भीग गए। जब तक वे पहाड़ की लगभग आधी ऊंचाई तक पहुंचे, चंद्रमा की अभिव्यक्ति चिंतित हो गई थी क्योंकि उसने अपने साथियों की बिगड़ती हालत देखी थी। सावी योद्धा स्पष्ट रूप से तीव्र गर्मी और हानिकारक धुएं से बुरी तरह जूझ रहे थे। उनकी सांसें फूल रही थीं और उनकी चाल सुस्त हो गई थी। मून ने गंभीर रूप से अनुमान लगाया कि जब तक वे वास्तव में ज्वालामुखीय शिखर पर पहुंचेंगे जहां मैग्मा किंग ने अपनी मांद बनाई थी, तब तक वे लड़ाई शुरू होने से पहले ही गर्मी की थकावट और जहरीली गैस के कारण सचमुच ढह सकते थे। उसने सेलीन की स्थिति का आकलन करने के लिए अपना सिर उसकी ओर घुमाया, लेकिन वह अपेक्षाकृत अप्रभावित लग रही थी। उसकी त्वचा शुष्क थी और उसकी सांसें सामान्य थीं। एलिमेंटल बॉडी निश्चित रूप से मौलिक प्रतिरोध में मदद करती है। उसके रक्षात्मक बफ्स भी आनुपातिक रूप से मेरी तुलना में अधिक मजबूत हैं क्योंकि उसके कौशल को धीरे धीरे दक्षता बनाने की आवश्यकता के बजाय एपिक रैंक पर स्वचालित रूप से महारत हासिल थी। चंद्रमा ने अपना निर्णय लिया। ठीक है, हम यहाँ अस्थायी रूप से रुकते हैं, मून ने दृढ़ता से घोषणा की। यारा, अपने योद्धाओं को ले जाओ और पहाड़ से नीचे सुरक्षित ऊंचाई पर उतर जाओ। यह वातावरण तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। तुम स्पष्ट रूप से उचित उपकरण या प्राकृतिक प्रतिरोध के बिना इतनी अत्यधिक गर्मी का सामना करने के लिए नहीं बने हो। यारा का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसके चेहरे से नालों में अभी भी पसीना बह रहा था। क्या? बिल्कुल नहीं। हम आपके साथ शीर्ष पर आ रहे हैं। हम आपको अकेले लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकते, भले ही आपने खुद को कितना भी मजबूत साबित कर दिया हो। हमने अपने सम्मानित अतिथियों के रूप में आपकी रक्षा करने में मदद करने की कसम खाई है। यह बस थोड़ा पसीना है। हम ठीक से प्रबंधन करेंगे। चंद्रमा ने धीरे से लेकिन पूरी दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। आप महसूस कर सकते हैं कि इसे अभी प्रबंधित किया जा सकता है, लेकिन एक बार जब हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाएंगे तो आप निश्चित रूप से जीवित नहीं बचेंगे। जिस मार्ग पर हम वर्तमान में जा रहे हैं वहां कोई भी खुला लावा नहीं है, लेकिन एक बार जब हम शिखर क्रेटर पर पहुंचेंगे तो पिघली हुई चट्टान हर जगह सीधी दृष्टि रेखा के भीतर होगी। अकेले तेज गर्मी घातक होगी। आप उन स्थितियों को संभालने में सक्षम नहीं होंगे। कभी कभी यह जानना कि कब पीछे हटना है निश्चित मृत्यु की ओर आंख मूंदकर आगे बढ़ने से अधिक साहसी है। अध्याय 163 टागुल पर्वत का शिखर। यारा ने फिर से और भी अधिक दृढ़ विश्वास के साथ अपना सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल दृढ़ थी। नहीं, मैं जोखिमों की परवाह किए बिना आपके साथ रह रहा हूं। वह तेजी से 4 सावी योद्धाओं की ओर मुड़ी और उनकी भाषा में आदेश जारी करना शुरू कर दिया, स्पष्ट रूप से उन्हें सुरक्षा के लिए पीछे हटने का आदेश दिया। लेकिन योद्धाओं ने तुरंत इनकार में अपना सिर हिला दिया, जाहिर तौर पर विरोध के साथ जवाब दिया। उनकी शारीरिक भाषा ने उनकी स्थिति स्पष्ट कर दी। वे संभवतः अपनी प्रेमिका और अपने सम्मानित मेहमानों को लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकते थे,
जबकि वे पहाड़ की तलहटी में सुरक्षित रूप से छुपे हुए थे। वे अपने कुल के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। जैसा कि यारा और योद्धाओं ने अपनी मातृभाषा में गहन बहस की, चंद्रमा ने अपने कौशल की प्रगति की जांच करने का अवसर लिया। मौलिक शरीर, रैंक महाकाव्य, प्रवीणता 39%। विवरण: आपके शरीर को 4 तत्वों द्वारा संयमित किया गया है: जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु। आप सभी 4 तत्वों के साथ असाधारण रूप से मजबूत संबंध प्राप्त करते हैं, जिससे आपको बेहतर नियंत्रण और शक्ति मिलती है। प्लस 30% मौलिक नियंत्रण, 4 तत्वों के लिए प्लस 30% प्रतिरोध। चंद्रमा की आंखें थोड़ी देर के लिए चौड़ी हो गईं क्योंकि एक विचार ने उस पर बिजली की तरह प्रहार किया। इंतजार। यह अत्यधिक तापमान इस समय मेरे शरीर को सक्रिय रूप से परेशान कर रहा है। इस ज्वालामुखीय ताप के लंबे समय तक संपर्क में रहने की तुलना में मौलिक शरीर के विकास में तेजी लाने के लिए इससे बेहतर वातावरण क्या मौजूद है? जो कठोर परिस्थितियां उसके साथियों को अक्षम कर रही थीं, उससे उसकी कौशल प्रगति में लाभ होगा। इस वातावरण में बिताया गया हर मिनट उसके शरीर की अग्नि प्रतिरोध क्षमता को प्रशिक्षित कर रहा था। यारा मून ने उनकी गर्मागरम चर्चा को बाधित किया। उसकी दृढ़ आवाज ने तुरंत खुद को ध्यान का केंद्र बना लिया। इससे पहले कि वह आगे विरोध कर पाती, मून ने अपना क्लोक ऑफ द टू एक्सट्रीम उतारना शुरू कर दिया। वह मंत्रमुग्ध परिधान, जिसे उसने विशेष रूप से सेलेन के साथ छिपे हुए क्षेत्र में अत्यधिक ठंड का अनुभव करने के बाद अत्यधिक पर्यावरण संरक्षण के लिए खरीदा था। यहाँ इसे पहनो, मून ने कहा, यारा के पास आकर, और उसके मना करने से पहले लबादा उसके कंधों पर डाल दिया। वह दमनकारी गर्मी जो उस पर हावी हो रही थी, अचानक नियंत्रित हो गई। उसका अत्यधिक पसीना सामान्य स्तर पर धीमा होने लगा और उसके चेहरे पर स्पष्ट राहत दिखाई देने लगी क्योंकि मंत्रमुग्ध लबादे ने उसके शरीर के तापमान को लगभग तुरंत नियंत्रित कर दिया। वाह, यह कपड़ा मेरी त्वचा पर अविश्वसनीय रूप से ठंडा लगता है, यारा ने वास्तविक आश्चर्य के साथ लबादे के कपड़े पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा। गर्मी अभी भी मौजूद है, लेकिन यह अब असहनीय नहीं है। जादू अत्यधिक तापमान में काफी मदद करेगा, लेकिन आपको अभी भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। केवल एक ही व्यक्ति इस लबादे को पहन सकता है। मेरे पास कई सुरक्षा वस्तुएं नहीं हैं। मैं अधिकतम 1 से अधिक साथियों को शिखर पर नहीं ले जा रहा हूं। उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल गंभीर हो गई, उसकी निगाहें सख्त हो गईं। मुझे कुंद होने के लिए खेद है, लेकिन अगर आप गर्मी से मुश्किल से खड़े हो पा रहे हैं, तो आप लड़ाई में हमारी मदद नहीं करेंगे। इससे भी बदतर, आप एक खतरनाक दायित्व बन जाएंगे जो लड़ाई को काफी कठिन बना देगा क्योंकि हमें सक्रिय रूप से मैग्मा किंग से उलझने के साथ साथ आपकी रक्षा भी करनी होगी। इसलिए सावधानी से और वास्तविक रूप से चुनें। या तो एक व्यक्ति पर्याप्त गर्मी सुरक्षा के साथ आता है, या आप में से कोई भी नहीं आता है। उनके बीच गर्म हवा में अल्टीमेटम जोरों से लटका हुआ था। यह पूरी तरह से स्पष्ट था कि चंद्रमा केवल उनकी सोची समझी जिद को पूरा करने के लिए उनके महत्वपूर्ण मिशन को नष्ट नहीं करने जा रहा था। यारा इस तरह की लड़ाई देखने की इच्छा, अपने डर को तोड़ने और मून के निर्विवाद तर्क के बारे में अपनी अनिच्छुक समझ के बीच उलझी हुई दिख रही थी। चारों सावी योद्धाओं ने आपस में अनिश्चित निगाहों का आदान प्रदान किया, केवल स्वर और शारीरिक भाषा पर आधारित भाषा अवरोध के माध्यम से भी आवश्यक स्थिति को स्पष्ट रूप से समझा। अंत में उनमें से सबसे बड़े योद्धा ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। वह कहते हैं कि हम में से केवल 2 ही आपके साथ शिखर तक जाएंगे। ग्रैटिस हमारे योद्धाओं में सबसे उम्रदराज और सबसे मजबूत है। वह हमारे साथ साथ चलेगा जबकि बाकी लोग सुरक्षा के लिए पीछे हट जाएंगे, यारा ने अनुवाद किया। मून की नजर सीधे ग्रैटिस का आकलन करने की ओर चली गई, सबसे बड़ा सावी योद्धा जिसने अभी-अभी स्वेच्छा से काम किया था। कबीले का सदस्य वास्तव में अपने साथियों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। मून ने उसे पिछले युद्धों के दौरान लड़ते हुए देखा था, और यहाँ भी इस भीषण गर्मी में ग्रैटिस सभी योद्धाओं में सबसे कम प्रभावित दिखाई दिया। उसकी सांसें अधिक स्थिर थीं, लेकिन फिर भी एक समस्या कम नहीं थी। दूसरों की तरह वह भी शिखर पर संघर्ष करने जा रहा था।
इससे पहले कि मून अपना निर्णय ले पाता, सेलीन ने मददगार ढंग से हस्तक्षेप किया। हाँ, वह व्यवस्था अच्छी तरह से काम करती है। मून, मेरे पास वास्तव में एक अतिरिक्त सुरक्षा लबादा है जो अच्छी गर्मी प्रतिरोध प्रदान करता है। फ्रीज इसे चढ़ाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस तरह हम चारों एक साथ सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकते हैं, और एक अतिरिक्त अनुभवी योद्धा होने से कुछ भी अप्रत्याशित स्थिति होने पर हमारी संभावना बढ़ जाती है। उसने अपने स्थानिक भंडार से एक लबादा निकाला। यह परिधान चंद्रमा के दो चरम सीमाओं के लबादे से दृष्टिगत रूप से भिन्न था। उसने उत्साहवर्धक भाव से इसे निःशुल्क प्रदान किया। सावी योद्धा ने सुरक्षात्मक उपकरण को शालीनता से स्वीकार किया, सेलीन को धन्यवाद देते हुए अपना सिर हिलाया, जो बदले में बस गर्मजोशी से मुस्कुराई। सेलीन द्वारा प्रदान किए गए विशिष्ट लबादे को और अधिक ध्यान से देखने पर मून की आंखें रुचि और हल्के आश्चर्य से चमक उठीं। यह लबादा, यह A+ रैंक की मंत्रमुग्ध वस्तु है। मेरे अपने संस्करण की तुलना में काफी उच्च गुणवत्ता। विचार क्षणभंगुर था लेकिन उल्लेखनीय था। सेलीन के पास स्पष्ट रूप से उसके अपेक्षाकृत मामूली व्यक्तित्व की तुलना में अधिक संसाधन और उच्च श्रेणी के उपकरण थे। तो ठीक है, यह काम करता है, चंद्रमा ने निर्णायक सिर हिलाकर पुष्टि की। अन्य दो योद्धाओं को तुरंत सुरक्षित ऊंचाई पर उतरना चाहिए, एक गुप्त अवलोकन स्थिति स्थापित करनी चाहिए और हमारी वापसी का इंतजार करना चाहिए। शेष योद्धाओं की अभिव्यक्ति से पता चला कि उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना बिल्कुल पसंद नहीं था, जबकि अन्य को खतरे का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने निर्णय की आवश्यकता को पहचाना। अभिमान की मांग थी कि वे लड़े, बुद्धि की मांग थी कि वे जीवित रहें। नीचे उतरने के लिए नामित योद्धाओं में से एक ने सभी भाषा में झिझकते हुए कहा, 66 क्रस्ट मास। यारा अनुवाद करने के लिए चंद्रमा की ओर मुड़ी, उसकी अभिव्यक्ति परेशान थी। वे मुझसे पूछ रहे हैं, अगर हम वापस नहीं आए तो उन्हें क्या करना चाहिए? अगर मिशन विफल हो जाता है या हमें लौटने में देर हो जाती है? चंद्रमा ने सीधे योद्धाओं का सामना किया, इससे पहले कि उसके चेहरे पर एक ठंडी, आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभर आई। हम वापस आएंगे, भले ही मुझे मैग्मा किंग की लाश को अपने नंगे हाथों से इस पहाड़ से नीचे खींचना पड़े और तुम तीनों को एक साथ अपनी पीठ पर ले जाना पड़े। हम लौट रहे हैं। उसकी आंखें भूख से चमक रही थीं, जो अपने आसपास की गर्मी की प्रतिद्वंद्विता कर रही थीं। योद्धा एक क्षण के लिए अवाक रह गए। वे स्पष्ट रूप से चंद्रमा की उपस्थिति की प्रबल शक्ति से प्रभावित थे और विफलता को एक संभावना के रूप में मानने से भी पूरी तरह इनकार कर रहे थे। फिर उन्होंने विश्वास के साथ सिर हिलाया, मानो चंद्रमा के आत्मविश्वास ने उन्हें भी संक्रमित कर दिया हो। यारा ने चंद्रमा की ओर उसके दुस्साहसिक शब्दों पर अविश्वास मिश्रित आश्चर्य से देखा। सेलीन ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। जो दो योद्धा पीछे रह गए थे, उन्होंने अपनी अवलोकन चौकी स्थापित करने के लिए उतरना शुरू कर दिया, कभी कभी चिंता और आशा मिश्रित भावों के साथ पीछे मुड़कर देखते थे। मून, सेलीन, यारा और ग्रैटिस ने ज्वालामुखीय शिखर की ओर अपनी चढ़ाई जारी रखी, जहां तापमान वास्तव में घातक हो जाएगा और मैग्मा किंग पिघले हुए पत्थर के अपने क्षेत्र में इंतजार कर रहा था। अध्याय 164। वह कोई मैग्मा किंग नहीं है। एक बार जब यारा और ग्रैटिस को मंत्रमुग्ध वस्त्रों द्वारा उचित रूप से संरक्षित किया गया, तो समूह को ज्वालामुखी पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी करने में अधिक समय नहीं लगा। वे तेज गति से आगे बढ़े और शिखर का गड्ढा अब पहुंच के भीतर था। केवल कुछ अंतिम मीटर ही बचे थे, इससे पहले कि वे पहाड़ के पिघले हुए कोर के भीतर गहराई में देख सकें। चमकते लावा की नदियां उनके संकीर्ण रास्ते के बगल में बहती थीं, जिससे चंद्रमा और अन्य लोगों को जलती हुई गर्म तरल चट्टान के साथ किसी भी संपर्क से बचने के लिए धीमे और सावधान कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मौलिक शरीर, रैंक महाकाव्य, प्रवीणता 44%। विवरण, आपके शरीर को 4 तत्वों द्वारा संयमित किया गया है, जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु। आप सभी 4 तत्वों के साथ असाधारण रूप से मजबूत संबंध प्राप्त करते हैं, जिससे आपको बेहतर नियंत्रण और शक्ति मिलती है। प्लस 40% मौलिक नियंत्रण, 4 तत्वों के लिए प्लस 40% प्रतिरोध, पहले से ही 44% दक्षता पर
चंद्रमा ने संतुष्टि के साथ सोचा जब उसने जानबूझकर पथ के एक हिस्से पर कदम रखा जहां पिघला हुआ चट्टान हाल ही में बह गया था। अवशिष्ट गर्मी अभी भी संपर्क में कार्बनिक सामग्री को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त तीव्र थी। कौशल के विकास में तेजी लाने के लिए यह चरम वातावरण बिल्कुल सही है। उनकी चुनौतीपूर्ण चढ़ाई के दौरान चंद्रमा ने ग्रैटिस को अपने सुरक्षात्मक जूते भी दिए थे। जब यह स्पष्ट हो गया कि लबादे की सुरक्षा के बावजूद सावी योद्धा के पैर बुरी तरह झुलस रहे थे। इसी तरह सेलीन ने यारा को अपने जाहिरा तौर पर अच्छी तरह से भंडारित स्थानिक भंडारण से एक अतिरिक्त मंत्रमुग्ध जोड़ी प्रदान की थी। उनके असुरक्षित पैर अब उनके नीचे की जलती सतहों को संभाल नहीं सकते थे। चंद्रमा द्वारा समस्या का समाधान करने के लिए रुकने से पहले त्वचा धीरे धीरे फफोले और जलने लगी थी। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। सेलीन ने भी मून को एक प्रस्ताव देने की कोशिश की थी, लेकिन उसने प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए अपना सिर हिला दिया। मून अब उनके समूह में एकमात्र व्यक्ति था जो अत्यधिक गर्म ज्वालामुखीय चट्टान पर पूरी तरह से नंगे पैर चल रहा था। प्रारंभ में वह अपनी और उनकी चौंकी हुई निगाहों को महसूस कर सकता था, लेकिन मून को इस ध्यान से कोई विशेष आपत्ति नहीं थी। अगर उससे सीधे तौर पर पूछताछ की जाए तो वह आसानी से अपनी गर्मी प्रतिरोध का श्रेय अपनी अग्नि आत्मीयता और संबंधित कौशल को दे सकता है। आखिरकार सेलीन अच्छी तरह से जानता था कि उसका अग्नि तत्व हेरफेर असाधारण रूप से शक्तिशाली था। यह अनुचित नहीं था कि गर्मी प्रतिरोध भी उसके कौशल के साथ एक पैकेज के रूप में आया था। चंद्रमा, इसे देखो, सेलीन ने अचानक कहा। उसकी आवाज विस्मय और चिंता के बीच थोड़ी कांप रही थी। वह सबसे पहले क्रेटर के किनारे पर पहुंची थी और अब नीचे पहाड़ के खुले ज्वालामुखी कोर की ओर देख रही थी। नीचे जो कुछ भी वह देख रही थी, उसे देखकर उसका मुंह स्पष्ट सदमे से खुला रह गया था। कुछ ही समय बाद मून अपने स्थान पर पहुंचे। वास्तव में इस बात को लेकर उत्सुक थे कि सामान्य रूप से शांत रहने वाली सेलीन इतनी नाटकीय ढंग से कैसे प्रतिक्रिया दे सकती है। उसने ऐसा क्या देखा जिसका उस पर इतना प्रभाव पड़ रहा है? चंद्रमा क्रेटर के किनारे पर गया और नीचे देखा। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। एक बार जब उसने अच्छी तरह से देखा तो वह तुरंत उसकी प्रतिक्रिया को पूरी तरह से समझ गया। ज्वालामुखीय क्रेटर बिल्कुल विशाल था। अपने सबसे चौड़े बिंदु पर आसानी से कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक विशाल कटोरे के आकार का अवसाद बना रहा था जो पहाड़ के दिल में गहराई तक उतर रहा था। दीवारें लावा की लाल रंग की नसों के साथ मिश्रित काली ओब्सीडियन थीं, जो डरने लायक सुंदरता पैदा कर रही थीं। लेकिन गड्ढा वह नहीं था जिसने सेलीन को स्तब्ध कर दिया था। क्रेटर के बिल्कुल नीचे, शायद उनकी वर्तमान ऊंची स्थिति से 100 मीटर नीचे, शुद्ध पिघले हुए लावा की एक झील थी जो लगातार मंथन और बुलबुले बन रही थी। तरल चट्टान तीव्र नारंगी लाल चमक के साथ चमक रही थी। इसकी रोशनी ओब्सीडियन क्रेटर की दीवारों के बीच घूम रही थी, जिससे लगभग सम्मोहक भ्रम पैदा हो रहा था। उस लावा झील के केंद्र में, जो समुद्र की सतह को तोड़ती हुई एक विशाल व्हेल की तरह आंशिक रूप से डूबी हुई थी, मैग्मा किंग था। वह प्राणी पैमाने में बिल्कुल विशाल था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका शरीर पूरी तरह से जीवित मैग्मा और सुरक्षात्मक ओब्सीडियन प्लेटों से बना है, जिसने इसके महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राकृतिक कवच का निर्माण किया है। उसके शरीर से पिघला हुआ तरल लगातार चमकते नालों में टपकता था, जो वापस आसपास की झील में बह जाता था। जानवर की विशाल छाती के केंद्र में एक शानदार लाल रंग का कोर था जो चमक रहा था। मैग्मा किंग की छाती के मध्य भाग में मून और सेलीन दोनों की आंखें एक साथ सिकुड़ गईं। इतनी दूरी से भी चंद्रमा एसरैंक प्राणी से निकलने वाली विनाशकारी गर्मी को तरंगों में महसूस कर सकता था, जिसने हवा को विकृत कर दिया था। मैग्मा किंग का भौतिक आकार क्रैब किंग के प्रभावशाली आयामों का प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन इसकी उपस्थिति अधिक दमनकारी और खतरनाक लगती थी। यारा और ग्रैटिस कुछ क्षण बाद क्रेटर के किनारे पर पहुंचे और दोनों योद्धा उस दृश्य से लगभग लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चले गए जिसने उनका स्वागत किया था। ग्रैटिस ने अपनी मूल भाषा में कुछ फुसफुसाया, जबकि यारा का चेहरा सख्त हो गया था। प्राचीन किंवदंतियां सटीक थीं। यह केवल एक जानवर नहीं है जिसने ज्वालामुखी के अंदर रहना चुना, बल्कि पहाड़ का जीवित हृदय चुना।
चंद्रमा ने गणनात्मक निगाहों से मैग्मा किंग को देखा। उसका दिमाग पहले से ही स्पष्ट रूप से भारी नुकसान के बावजूद बड़ी चुनौती का आकलन कर रहा था। इसके बाद जो हुआ उसने उन सभी को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। विशाल केंद्रीय आकृति के आसपास पिघले हुए लावा में दर्जनों छोटी आकृतियां, जो शुरू में साधारण ज्वालामुखीय चट्टानें या मलबा प्रतीत होती थीं, अचानक हिलने लगीं, जिससे ऊपर से देखने वाले सभी लोग चौंक गए। चंद्रमा की आंखें तुरंत तेज और तीव्रता से संकुचित हो गईं। सेलीन की अभिव्यक्ति उनकी प्रतिक्रिया को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करती है। वे हैं बेबी मैग्मा जीव, सेलीन ने वास्तविक आश्चर्य में पूछा, चट्टान जैसी आकृतियों को घूरते हुए जो लावा के माध्यम से उछलकूद और तैरना शुरू कर रहे थे, जैसे कि अपने प्राकृतिक तत्व में मनोरंजक समय का आनंद ले रहे हों। पहली तैराकी बेबी मैग्मा ने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर दी। डोमिनोज की तरह अन्य लोगों ने भी इस आंदोलन का अनुसरण करना शुरू कर दिया। विशाल मैग्मा किंग की आंखें शांति से बंद रहीं। उसके चारों ओर छोटे प्राणियों की गतिविधि के बावजूद उसका विशाल शरीर स्पष्ट नींद में आराम कर रहा था। लेकिन फिर अचानक जानवर का पूरा शरीर थोड़ा सा ऐंठ गया। उसका मुंह बाहर की ओर निकला और उसके भीतर से एक नई चट्टान जैसी वस्तु निकली। सीधे प्राणी के शरीर से पैदा हुआ और धीरे धीरे आसपास के लावा में जमा हो गया। नई उभरी चट्टान कई तनावपूर्ण सेकंडों तक पूरी तरह से स्थिर पड़ी रही। फिर वह आगे बढ़ना शुरू कर दिया, चंचल झुंड में शामिल हो गया, हालांकि अपने नए जन्म के अनुरूप धीमी गति से। एक मैग्मा किंग जो प्राकृतिक अलैंगिक प्रजनन में सक्षम है। जो दृश्य वह देख रही थी उसे देखकर सेलीन का मुंह अविश्वास से हिल गया। यह सही नहीं लगता, यह मैग्मा क्वीन है। अध्याय 165 मैग्मा क्वीन और बेबी मैग्मा। उनकी आंखों के सामने दिखाई देने वाले छोटे मैग्मा जीवों की विशाल संख्या चौंका देने वाली थी। सेलीन ने मानसिक रूप से लावा झील में तैरने और खेलने वाली लगभग 50 अलग अलग संस्थाओं की गिनती की और मन के हस्ताक्षरों के आधार पर वह इस दूरी से भी पता लगा सकती थी। उनकी शक्ति लगभग स्तर 15 से स्तर 20 तक थी। हालांकि वे व्यक्तिगत रूप से अनुभवी जागृतिकर्ताओं को धमकी नहीं दे रहे थे, लेकिन इतनी भारी संख्या में यह ध्यान देने योग्य समस्या थी। वह बढ़ती चिंता के साथ चंद्रमा की ओर मुड़ी, लेकिन उसे उचित चिंता दिखाने के बजाय स्पष्ट उत्साह के साथ मुस्कुराते हुए पाया। तुम ऐसे किस बारे में मुस्कुरा रहे हो? सेलीन ने झुंझलाहट के साथ मांग की। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं एक साथ इतनी संख्या में दुश्मनों से निपट सकता हूँ। ये बहुत सारे हैं और लावा झील में लड़ने से असंभव पर्यावरणीय जटिलताएं जुड़ जाती हैं। ओह, बिल्कुल चिंता मत करो सेलीन, तुम्हें यह मिल गया। लेकिन पहले, मून ने क्रोधित आत्मविश्वास के साथ कहा। उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। पहले क्या? सेलीन ने सावधानीपूर्वक दबाव डाला। सबसे पहले हम अपने लाभ के लिए उन बेबी मैग्मा प्राणियों का उपयोग करने जा रहे हैं। ये आपको 25 के स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। मैं उनमें से कुछ उच्च स्तर के जीवों को महसूस कर सकता हूं। आप उनके आकार से भी बता सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम उसके सामने उसकी सभी 50 संतानों का वध कर देते हैं तो मैग्मा क्वीन बिल्कुल क्रोधित हो जाएगी और सीधे हम पर हमला करने के लिए उस लावा झील से पूरी तरह से बाहर आ जाएगी, जो हमें उसके प्राकृतिक तत्व में डूबे रहने के दौरान उससे उलझने की कोशिश करने के बजाय लड़ने के लिए ठोस जमीन देता है। सेलीन ने भयभीत प्रशंसा और त्यागपत्र की स्वीकृति के मिश्रण के साथ चंद्रमा को देखा। आप जानबूझकर एक सुरक्षात्मक मां के सामने उसके सभी बच्चों को मारकर उसे उकसाना चाहते हैं। बिल्कुल, मून ने एक सिर हिलाकर पुष्टि की। खुद के बावजूद सेलीन दुस्साहसिक योजना पर थोड़ा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। कुछ लोग इसे भयानक कह सकते हैं, कुछ इसे क्रूर कह सकते हैं, लेकिन उसके और इस पहाड़ पर मौजूद सभी लोगों के लिए यह शायद काम करने वाला था। चंद्रमा के हाथों में बिजली तीव्रता से कड़कने लगी, ऊर्जा बनने लगी और उसकी उंगलियों के बीच में बिजली चमकने लगी। इसके साथ ही पानी प्रकट हुआ और सेलीन की हथेलियों में जमा हो गया। तरल बढ़ते क्षेत्रों में इकट्ठा हो गया क्योंकि उसने भारी मात्रा में मन को अपने जादू में प्रवाहित किया।
मून ने अपने कुल मैना भंडार का लगभग 30% सबसे अधिक केंद्रित बिजली के हमले में खर्च किया, जिसे वह आगामी लड़ाई के लिए अपने भंडार को खत्म किए बिना कर सकता था। सेलीन ने इसी तरह एक विशाल जल तकनीक बनाने के लिए अपने मन का एक बड़ा हिस्सा निवेश किया। मून ने अपने विनाशकारी हमले को अंजाम देने की तैयारी करते हुए दृढ़ता से निर्देश दिया, सीधे बड़ा हमला मत करो। मैं अपने विकास कार्य की प्रगति पर एसरैंक की मार का श्रेय बिल्कुल नहीं खोना चाहता, भले ही इसका मतलब है कि आपको जानबूझकर कुछ मैग्मा प्राणियों को अछूता छोड़ना होगा। उनका लहजा सामान्य से अधिक सख्त था, जिससे पता चलता है कि वह अपने आदेश के प्रति कितने गंभीर थे। चिंता मत करो, मैं मैग्मा क्वीन से दूर स्थित छोटे लोगों को भी भिगो दूंगी, सेलीन ने ध्यान से सिर हिलाते हुए पुष्टि की। 3, 2, 1। अभी सेलीन ने पानी की एक विशाल लहर छोड़ी जो ज्वार की तरह गड्ढे में गिर गई, विशेष रूप से बेबी मैग्मा प्राणियों के समूह को लक्षित किया जो अपनी मां की सुरक्षात्मक निकटता से सबसे दूर खेल रहे थे। जैसे ही पानी उनके पिघले हुए रूपों के साथ संपर्क में आया, छोटी मैग्मा आत्माओं की पीड़ादायक चीखों के साथ साथ तीव्र जलती हुई और कर्कश आवाजें फूटने लगीं। जैसे ही मैग्मा ठंडे पानी से जूझ रहा था, भाप घने बादलों में ऊपर की ओर फूटने लगी। हालांकि चंद्रमा की अनुवर्ती बिजली के मैदान में शामिल होने से एक विनाशकारी संयोजन बनने से पहले अकेले पानी का हमला लंबे समय तक जारी नहीं रहा। दरार BZZZZT विद्युत ऊर्जा प्रवाहकीय भाप के बादलों के माध्यम से, गीली पत्थर की सतहों के पार और यहां तक कि पिघले हुए लावा के माध्यम से भी सहजता से यात्रा करते हुए शिखर पर चमकती थी, जिसे सेलीन की जल तकनीक द्वारा आंशिक रूप से ठंडा किया गया था। पानी के हमले के विपरीत चंद्रमा की बिजली भयावह गति के साथ प्रभावित क्षेत्र के हर एक मैग्मा जीव में अंधाधुंध फैल गई। बिजली लक्ष्यों के बीच ऐसे कूद रही थी जैसे कोई जीवित वस्तु पीड़ितों की तलाश कर रही हो। मैग्मा क्वीन, जो कुछ क्षण पहले शांति से आराम कर रही थी, जैसे ही उसकी संतान पर हमला हुआ, वह हिंसक रूप से जाग गई। वह तर्कसंगत सोच से परे तुरंत और पूरी तरह से क्रोधित हो गई। शुद्ध लौ की एक भयानक गर्जना उसके विशाल मुंह से निकली क्योंकि उसने अपनी मौलिक शक्ति के साथ आने वाली बिजली को रोकने की सख्त कोशिश की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हमला बहुत तेजी से हुआ। उसकी विशाल आंखों के सामने उसके दर्जनों बच्चे तुरंत मर गए। उनके शरीर में तीव्र विद्युत प्रवाह के कारण उनकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई। आपने लेवल 15 मैग्मा स्पिरिट को मार दिया है। आपने लेवल 16 मैग्मा स्पिरिट को मार दिया है। आपने लेवल 18 मैग्मा स्पिरिट को मार दिया है। आपने लेवल 21 मैग्मा स्पिरिट को मार दिया है। आपने लेवल 17 मैग्मा स्पिरिट को मार दिया है। प्रत्येक हत्या की पुष्टि करते हुए चंद्रमा और सेलीन दोनों की दृष्टि में सूचनाएं तेजी से चमकीं। लेकिन किसी भी जागृति ने विस्तृत रिपोर्ट पढ़ने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। वे अपनी तत्काल प्राथमिकता में बहुत व्यस्त थे। दौड़ना। चंद्रमा अधिकतम मात्रा में चिल्लाया, पहले से ही स्थान बदल रहा था और चट्टानी पहाड़ी के किनारे क्रेटर के किनारे से दूर जा रहा था। उन्होंने पहले से ही क्रेटर रिम से लगभग 50 मीटर की दूरी पर इलाके के अपेक्षाकृत चिकने और स्थिर हिस्से की पहचान कर ली थी, एक प्राकृतिक मंच जो लावा झील के इतने करीब हुए बिना युद्ध के लिए सभ्य आधार प्रदान करेगा कि वे तुरंत भस्म हो जाएंगे। पहाड़ की तलहटी में लड़ना कहीं अधिक आदर्श होता जहां लावा न्यूनतम था और भागने के रास्ते प्रचुर थे, लेकिन यह उनकी वर्तमान स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए व्यवहार्य नहीं था। पहाड़ का आधार बहुत नीचे था। उन्हें एक क्रोधित एस-रैंक मौलिक जानवर द्वारा पीछा किए जाने के साथ साथ खतरनाक ढलान पर सावधानी पूर्वक नेविगेट करने की आवश्यकता थी, और उतरते समय लड़ने का मतलब था पीछा कर रही मैग्मा क्वीन को पीठ दे देना, जो बिल्कुल आत्मघाती होगा। इस ऊंचाई पर तैयार जमीन पर अपना स्टैंड बनाना बेहतर था। चंद्रमा निर्दिष्ट युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया और क्रेटर का सामना करने के लिए चारों ओर घूम गया। जैसे ही उसके भीतर से एक पूरी तरह से पृथ्वी हिलाने वाली दहाड़ निकली। रोआर। मैग्मा क्वीन लावा झील से फूटते ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। जैसे ही उसका विशाल शरीर शिखर छेद पर चढ़ गया, पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया, पिघली हुई चट्टान सभी दिशाओं में फैल गई। उसकी आंखें, जो पहले बंद थीं,
अब क्रोध से धधक रही थीं, जो उसके चमकते कोर की गर्मी से मेल खा रही थीं, जो और भी अधिक चमकीली लग रही थीं। चंद्रमा और मैग्मा क्वीन ने एक संक्षिप्त क्षण के लिए आंख से संपर्क किया। उस समय मैग्मा क्वीन को वे लोग मिल गए जिन्होंने उसके बच्चों का वध किया था और वह बदला लेने के लिए आ रही थी। अध्याय 166 मैग्मा क्वीन से लड़ना। अध्याय 166 मैग्मा क्वीन से लड़ते हुए मून ने अपने कर्मचारियों को कसकर पकड़ लिया। मन पहले से ही अपने अगले विनाशकारी हमले के क्रम के लिए चैनल और निर्माण कर रहा था। सेलीन, यारा, मुफ्त, अधिकतम सुरक्षित दूरी पर रहें और किसी भी युवा मैग्मा स्पिरिट पर तभी हमला करें जब रानी से और अधिक निकलें। किसी भी परिस्थिति में सीधे मैग्मा क्वीन से न उलझें और न ही उस पर हमला करें। चंद्रमा ने पूर्ण अधिकार के साथ आदेश दिया। उसकी आंखें निकट आ रहे मौलिक टाइटन को कभी नहीं छोड़ती थीं। मैग्मा क्वीन का विशाल शरीर उसके विशाल आकार के बावजूद भयानक गति से उनकी ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। प्रत्येक गड़गड़ाहट वाला कदम पिघले हुए विनाश के निशान छोड़ रहा था, क्योंकि उसके नीचे की जमीन तरल हो गई थी। मैग्मा क्वीन को अपना भयानक हमला शुरू करने में देर नहीं लगी। मैग्मा उसके शरीर से घाव से खून की तरह बनना और फैलना शुरू हो गया और विनाश के केंद्रित क्षेत्रों में एकत्रित हो गया। सघन चट्टान और बहते लावा का एक बड़ा पिघला हुआ कोर यारा और अन्य की ओर फेंका गया। रानी ने स्पष्ट रूप से उन्हें उस समूह के हिस्से के रूप में पहचाना जिसने उसकी संतानों का वध किया था। चंद्रमा की आंखें तुरंत फोकस से सख्त हो गईं। उन्होंने एक दबावयुक्त जल लांस बनाया जिसने उड़ान के बीच में ही हमले को रोक दिया। सेलीन का अपना वाटर लांस 1 सेकंड के बाद उसकी रक्षात्मक तकनीक में शामिल हो गया। संयुक्त तरल हमलों ने पिघली हुई चट्टान को उनके अधिक कमजोर साथियों तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। यारा और ग्रैटिस दोनों ने घबराहट भरी लार के बड़े टुकड़े निगलते हुए स्पष्ट रूप से निगल लिया, जो यह देखने के कुछ ही क्षणों में बना था कि वे जिंदा जलाए जाने के कितने करीब आ गए थे। मून ने मैग्मा क्वीन को अपना आक्रामक हमला बिना किसी चुनौती के जारी रखने का कोई मौका नहीं दिया। बिजली उसके बाएं हाथ में तीव्रता से कड़कने लगी और साथ ही पानी उसके दाहिने हाथ में उसकी लाठी के ऊपर इकट्ठा होने लगा। उनके सबसे मजबूत हमलों में से एक, मैग्मा क्वीन के खिलाफ सबसे मजबूत, क्योंकि इग्नाइट अनिवार्य रूप से आग से बने जानवर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने दोनों मंत्र एक साथ चलाए और जैसे ही हमले उसकी ओर बढ़े, उसने तुरंत रानी का अविभाजित शत्रुतापूर्ण ध्यान आकर्षित कर लिया। मैग्मा क्वीन उसी घातक संयोजन को पहचानती है जिसने उसे घायल कर दिया था और कुछ क्षण पहले उसके दर्जनों बच्चों को मार डाला था। उसने तुरंत समझ लिया कि उसके शरीर पर सीधे हमला नहीं करना चाहिए। उसने रक्षात्मक रूप से एक और विशाल मैग्मा चट्टान का निर्माण किया और उड़ान के बीच में आने वाली तकनीकों को रोकने के लिए इसे लॉन्च किया। मैग्मा क्वींस के हमले के संपर्क में आने पर पानी का घटक तुरंत वाष्पीकृत हो गया, जिससे पूरे शिखर क्षेत्र में घने भाप के बादल फैल गए। हवा में काला धुआं और सफेद धुंध घुलने लगी। अव्यवस्था के बीच बिजली की चमक सीधे बचे हुए पिघले हुए द्रव्यमान के माध्यम से फट गई और मैग्मा क्वीन की ओर बढ़ती रही। क्रैकल, दरार, बिजली का झटका सीधे रानी के शरीर पर पड़ा, उसकी छाती पर चमकते कोर से कुछ इंच की दूरी पर। जैसे ही बिजली का करंट उसके शरीर में प्रवाहित हुआ, उसका पूरा विशाल शरीर 1 सेकंड के लिए तेजी से हिल गया, जिससे उसकी जबरदस्त सहनशीलता के बावजूद दर्द होने लगा। शुद्ध क्रोध की धरती हिला देने वाली दहाड़ उसके मुंह से निकली, क्योंकि वह और भी उग्र हो गई थी। उसका पूरा ध्यान अब विशेष रूप से चंद्रमा पर केंद्रित हो गया था। चंद्रमा के नीचे की जमीन थोड़ी देर के लिए हिल गई, मानो रानी के समान ही क्रोध व्यक्त कर रही हो। अरे नहीं, इतना क्रूर, इतना दुर्जय, मून ने स्पष्ट व्यंग्य के साथ कहा। उसकी मुस्कुराहट थोड़ी चौड़ी हो गई। लेकिन अगर आप मुझे आत्मसमर्पण करने के लिए डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उस म्याऊं में कुछ और ऊर्जा लगाने की आवश्यकता होगी। जैसे ही चंद्रमा अपने अगले हमले की तैयारी कर रहा था, उसके दोनों हाथों में और मंत्र बनने लगे। लेकिन मैग्मा क्वीन की अपनी योजनाएं थीं। चंद्रमा के पैरों के नीचे की ज्वालामुखीय चट्टान अशुभ नारंगी लाल चमकने लगी, क्योंकि मैग्मा पहाड़ की गहराई से उठने लगा।
अचानक पिघला हुआ लावा उसके खड़े होने की स्थिति के ठीक नीचे जमीन से हिंसक रूप से फूट पड़ा, जिसने उसे नीचे से जिंदा जलाने का प्रयास किया। जब चंद्रमा को अपने नीचे से खतरा महसूस हुआ तो उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। जमीन तुरंत बहुत अधिक गर्म हो गई थी। सौभाग्य से उनकी उच्च चपलता ने उन्हें समय रहते बहुत दूर तक छलांग लगाने की अनुमति दी। उनकी असाधारण सजगता और अग्नि प्रतिरोध बमुश्किल उस विस्फोटित मैग्मा द्वारा पूरी तरह से भस्म होने से बचने के लिए पर्याप्त था, जो बरसना बंद नहीं कर रहा था। हालांकि वह मुख्य हमले से बच गया, चंद्रमा इतना तेज नहीं था कि सभी संपर्कों से बच सके। इस चंद्रमा ने एक तेज दर्द भरी सांस ली। जब चमकता हुआ पिघला हुआ तरल पदार्थ उसकी खुली बाहों पर गिरा, तुरंत उसकी आस्तीन के कपड़े के माध्यम से पिघल गया और उसकी त्वचा झुलस गई। संपर्क में आने पर उसकी त्वचा में बुलबुले आने लगे। दर्द बिल्कुल असहनीय था, पहले हुई किसी भी जलन से कहीं अधिक भयानक। चंद्रमा ने तुरंत अपने जल तत्व और वायु का उपयोग करके उसकी बाहों पर लगे मैग्मा को हटा दिया, जिससे उसे अत्यधिक दर्द से राहत मिली, लेकिन फिर भी उसकी लगातार धड़कन बनी रही जो आसानी से दूर नहीं हो रही थी। इसके साथ ही पीड़ा के माध्यम से भी उसकी दृष्टि में एक अधिसूचना चमक उठी। मौलिक शारीरिक दक्षता बढ़कर 45% हो गई। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। वह गंदगी वास्तव में दर्द देती है, यहाँ तक कि कुछ प्रतिरोध के साथ भी। चंद्रमा ने दांतों को पीसते हुए सोचा। उसकी आंखें उस भयानक जले के निशान पर टिकी थीं जो लावा के छींटों ने उसकी बाह पर छोड़ दिया था। मांस जलकर काला हो गया था और घाव से अभी भी धुआं निकल रहा था और बची हुई गर्मी से किनारे हल्के नारंगी रंग में चमक रहे थे। चोट दर्दनाक थी, लेकिन तुरंत कमजोर करने वाली नहीं थी। चंद्रमा की उच्च संविधान विशेषता और उसके आंशिक अग्नि प्रतिरोध ने क्षति को तुरंत घातक होने या उसकी बाह को पंगु बनाने से रोक दिया था। मून को एक महत्वपूर्ण एहसास हुआ। मैग्मा क्वीन केवल सीधे सामने वाले युद्ध में ही शक्तिशाली नहीं थी, बल्कि उसने पूरे युद्ध क्षेत्र को ही नियंत्रित कर लिया। ज्वालामुखीय वातावरण के प्रतीत होने वाले सांसारिक हिस्सों को किसी भी बहादुर या मूर्ख प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ हथियार बनाने में सक्षम किया जो उसे अपने गृह क्षेत्र में चुनौती दे सके। उसने समझदारी से उम्मीद की थी कि वह तत्काल आसपास के दृश्यमान मैग्मा और लावा प्रवाह पर सीधा नियंत्रण रखेगी। यही कारण है कि उसने जानबूझकर खुद को उन स्पष्ट खतरे वाले क्षेत्रों के पास रखने से परहेज किया था। लेकिन उसने स्पष्ट रूप से सामान्य ठोस ज्वालामुखीय चट्टान में भी हेरफेर करने और कथित रूप से स्थिर जमीन के नीचे से ताजा लावा को हिंसक रूप से विस्फोट करने की उसकी क्षमता का अनुमान नहीं लगाया था। उस पर्यावरण नियंत्रण ने नाटकीय रूप से उसकी प्रभावी आक्रमण सीमा का विस्तार किया और सुरक्षित स्थिति को लगभग असंभव बना दिया। रानी फिर से दहाड़ने लगी, पहले से ही अपने अगले विनाशकारी हमले की तैयारी कर रही थी। मून ने खुद को अपनी गंभीर रूप से जली हुई बाह से निकलने वाले तेज असहनीय दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज करने के लिए मजबूर किया। उसकी निगाहें नफरत से भरे हुए मैग्मा क्वीन पर तीव्रता से बंद रहे, इस तथ्य के बावजूद कि अतिरिक्त छोटी मैग्मा स्पिरिट्स अंतः शिखर के चारों ओर विभिन्न बिंदुओं से उभरने लगी थीं, पत्थर और आग से बने आक्रामक खरगोशों की तरह उछल कूद कर रही थीं। क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं, कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 167 सेलीन का वर्ग विकास। अध्याय 167 सेलीन के क्लास इवोल्यूशन। मून ने उभरते खतरों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी भूमिका को पूरी तरह से समझा। प्राथमिक लक्ष्य अपने सामने एस रैंक लक्ष्य को पूरा करें। बाकी सब चीजों के लिए वह उनकी टीम की जिम्मेदारी थी, उनकी नहीं। अन्य खतरों से निपटने में उसकी क्षमता पर भरोसा करने के लिए उसने सेलीन के साथ लड़ने में पर्याप्त समय बिताया। इसी तरह उन्हें सार्थक योगदान देने के लिए यारा और ग्रैटिस पर विश्वास विकसित हो रहा था।
हालांकि आत्मविश्वास का स्तर सेलीन के प्रति उनकी भावना से कुछ कम था। हालांकि चोट दर्दनाक थी और उसे ठीक होने में कुछ समय लगेगा, मून ने इसे विफलता या कमजोरी के रूप में व्याख्या करने से इनकार कर दिया, बल्कि मून ने इसे एक मूल्यवान अवसर के रूप में देखा। उसकी शारीरिक दर्द सहनशीलता और उसके मौलिक शारीरिक कौशल की अग्नि प्रतिरोध दोनों को और बढ़ाने का मौका। चंद्रमा के पूरे शरीर से मन भड़क उठा क्योंकि उसने अधिकतम प्रयास करने के बजाय मध्यम शक्ति के साथ बार बार जादू करना शुरू कर दिया। वह एक भी जबरदस्त मारक प्रहार करने का प्रयास नहीं कर रहा था। वह मैग्मा क्वीन की छाती के कोर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसके बजाय चंद्रमा एक पूर्वानुमेय बैठे हुए लक्ष्य बनने से बचने के लिए अपने हमले की लय और शरीर की स्थिति को लगातार बदलते हुए जितना संभव हो सके उतनी अधिक आंखों की रोशनी पैदा कर रहा था। गल्प। दौड़ते समय मून ने सहनशक्ति बहाल करने वाली औषधि पी ली, यहां तक कि अपनी गति को धीमा भी नहीं किया। दरार। उसने अपनी निरंतर गति जारी रखते हुए खाली कांच की बोतल को लापरवाही से पहाड़ की सतह पर फेंक दिया। उसके रास्ते के नीचे की जमीन से मैग्मा लगातार फूटता रहा और अपने अप्रत्याशित समय से उसे चकमा देने की कोशिश करता रहा। इसके साथ ही मैग्मा क्वीन स्वयं लगातार अपने सीधे हमले शुरू कर रही थी। जैप। बज़्ज़त। जब चंद्रमा उस विशिष्ट उद्घाटन की खोज कर रहा था जिसकी उसे आवश्यकता थी, तो युद्ध के मैदान में विद्युत ऊर्जा की गड़गड़ाहट की ध्वनि लगातार गूंजती रही। उसने मैग्मा क्वीन के शरीर पर अब तक कई ठोस बिजली के हमले किए हैं, जिससे स्पष्ट क्षति और दर्द हुआ है, लेकिन वास्तव में इतने टिकाऊ एस रैंक प्राणी को मारने के लिए यह पर्याप्त क्षति नहीं थी। वह एक असाधारण रूप से कठिन प्रतिद्वंद्वी थी, स्पष्ट रूप से एक मानक एस रैंक जानवर नहीं थी, और मून उस वास्तविकता को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। उसकी नजर लगातार रानी की विशाल छाती के केंद्र में प्रमुख रूप से स्थित चमकदार लाल कोर पर केंद्रित रही, वह चमकता हुआ कोर जो उसका शाब्दिक हृदय और शक्ति स्रोत प्रतीत होता था। यह कोर, यह स्पष्ट रूप से अत्यधिक मूल्य का एक प्राकृतिक खजाना है। चंद्रमा ने एक और विनाशकारी मैग्मा प्रोजेक्टाइल को चकमा देते हुए सोचा, पानी के भाले के साथ दूसरे का मुकाबला करने से पहले मुझे निःसंदेह इस पर अपना दावा करना चाहिए। मैं इस सामग्री से बना एक शक्तिशाली हथियार चालू कर सकता हूं, जिससे मेरे इग्नाइट कौशल के कच्चे बिजली उत्पादन में बड़े अंतर से नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। उस मूल्य को प्राप्त करने के लाभ साधारण मौद्रिक मूल्य से कहीं अधिक थे। कोर में स्पष्ट रूप से अग्नि संबंध था, एक शक्तिशाली भी एस रैंक हथियार के लिए मुख्य सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले कोर के साथ चंद्रमा के पास कम परेशानी के साथ एस रैंक जानवरों का शिकार करने की बेहतर संभावना होगी। मैग्मा क्वीन के पास जबरदस्त आक्रामक शक्ति और पर्यावरण नियंत्रण था जिसने उसे अविश्वसनीय रूप से खतरनाक बना दिया था, लेकिन हर दूसरे राक्षस की तरह वह अजेय या शोषक कमजोरियों से रहित नहीं थी। उसकी सबसे स्पष्ट भेद्यता स्पष्ट रूप से उसकी छाती में प्रमुखता से स्थित उजागर चमकती हुई कोर थी, साथ ही उसकी जबरदस्त भावनाएं थीं जिसने उसके निर्णय को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। मून ने पूरी निश्चितता के साथ समझा कि जब तक संचयी क्षति घातक नहीं हो जाती तब तक केंद्रित शक्तिशाली हमलों के साथ कोर को लगातार निशाना बनाकर वह इस लड़ाई को काफी तेजी से खत्म कर सकता है। लेकिन उन्होंने जानबूझकर बहुत विशिष्ट कारणों से उस सीधी रणनीति को लागू नहीं करने का फैसला किया। कोर को सीधे नष्ट करने से मैग्मा क्वीन लगभग निश्चित रूप से कुशलता से मर जाएगी, लेकिन इस प्रक्रिया में कोर के टूटने या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने की भी संभावना है। चंद्रमा अपने उद्देश्यों के लिए उस कोर को अक्षुण्ण और अक्षुण्ण रखना चाहता था। एक टूटा हुआ खंडित कोर उसके लिए बेकार होगा और एक शक्तिशाली खजाने की बर्बादी होगी जो उसे मजबूत कर सकता है। इसलिए इसके बजाय चंद्रमा धीरे धीरे रानी को उसके कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बार बार मौलिक हमलों के माध्यम से कमजोर कर रहा था, उसकी समग्र स्थायित्व को कम कर रहा था जब तक कि वह एक घातक झटका नहीं दे सकता था जो कोर को पूरी तरह से बाईपास कर देता था, फसल के लिए कीमती कलाकृतियों को बरकरार रखता था। यह अधिक खतरनाक था, लेकिन संभावित इनाम ने अतिरिक्त जोखिम को उचित ठहराया, विशेष रूप से एलिमेंटल बॉडी कौशल में उनकी तेजी से बढ़ती दक्षता के साथ।
मैग्मा क्वीन संभवतः किसी अज्ञात विकासवादी या जादुई संलयन प्रक्रिया के माध्यम से इस शक्तिशाली अग्नितत्व कलाकृति के साथ विलीन हो गई थी, जिसने खुद को शायद एक ए रैंक जानवर से असाधारण रूप से शक्तिशाली एस रैंक तत्व में बदल दिया था, जिसका वह वर्तमान में प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि चंद्रमा कोर की वास्तविक प्रकृति या मूल स्रोत के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं था, लेकिन उसने पूरी तरह से माना कि यह विशाल, लगभग जबरदस्त केंद्रित अग्नि तत्व ऊर्जा को विकीर्ण करता है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। जब भी रानी ने अपने शक्तिशाली हमले शुरू किए तो कोर की चमक बढ़ गई, तारों से भरे आकाश में चमकते तारे की तरह उत्तरोत्तर चमकती गई। जैसे ही मून ने मैग्मा क्वीन को अपने घातक नृत्य में शामिल किया, सेलीन, यारा और ग्रैटिस एक साथ उभरती मैग्मा स्पिरिट्स के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई बहुत धीमी लय में थी, उन पर कोई दबाव नहीं था। तीनों ने खुद को चंद्रमा के प्राथमिक जुड़ाव क्षेत्र से केवल कुछ 10 मीटर की दूरी पर स्थित किया था, इतना करीब कि अगर वह उन्हें बताए तो सहायता प्रदान कर सके, लेकिन दोनों लड़ाकों द्वारा किए जा रहे विनाशकारी क्षेत्र प्रभाव हमलों में फंसने से बचने के लिए काफी दूर थे। इस दूरी पर भी वे मैग्मा क्वीन की सबसे शक्तिशाली तकनीकों से निकलने वाली गर्मी की तीव्र लहरों को महसूस कर सकते थे। गर्मी उन पर दमनकारी स्पंदनों में बह रही थी, जिससे उनके सुरक्षात्मक उपकरणों के बावजूद सांस लेना मुश्किल हो गया था। यारा वर्तमान में एक साथ 3 मैग्मा स्पिरिट्स के साथ जुड़ा हुआ था, प्रत्येक की शक्ति लगभग 23 के स्तर की थी। जीव जंतुओं के अद्वितीय जीवन रूप को देखते हुए उनसे प्रभावी ढंग से निपटना कठिन प्रतिद्वंद्वी था। उसने जो तीर चलाए वे सटीक लगे और प्रारंभिक क्षति पहुंचाई, लेकिन एक बार जब प्रोजेक्टाइल आत्माओं के शरीर के भीतर समा गए तो आंतरिक लावा के संपर्क में आने से वे तुरंत पिघलने लगे, जिससे वे बेकार हो गए। ऐसा नहीं था कि यारा के पास पर्याप्त युद्ध शक्ति या कौशल का अभाव था। मूल समस्या यह थी कि उसके मानक तीर पर्याप्त क्षति से निपटने के लिए पर्याप्त टिकाऊ सामग्री से नहीं बनाए गए थे। फिर भी नुकसान के बावजूद यारा ने हार न मानते हुए हठपूर्वक एक के बाद एक शॉट दागना जारी रखा। हमलों की भारी मात्रा और केवल बार बार किए गए हमलों से प्रभाव बल के कारण धीरे धीरे मैग्मा स्पिरिट्स कम हो गए। दुश्मनों के अपने समूह से उलझने के दौरान अपनी परिधीय दृष्टि से सेलीन ने लचीले विरोधियों के खिलाफ यारा के स्पष्ट संघर्ष को देखा। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। उसने जिस मैग्मा स्पिरिट समूह से वह लड़ रही थी उसकी ओर दबाव वाली पानी की तकनीक भेजी। तरल हमले ने संपर्क बनाया और अत्यधिक गर्म चट्टान के ठंडे पानी से मिलने पर फुसफुसाती भाप के विशाल बादल पैदा किए। आपने लेवल 22 मैग्मा स्पिरिट को मार डाला है। आपने लेवल 23 मैग्मा स्पिरिट को मार डाला है। आप स्तर 25 पर पहुंच गए हैं। कक्षा विकास उपलब्ध। कृपया अवेकन से इवोल्वर तक आगे बढ़ने के लिए इवोल्यूशन कार्य पूरा करें। अध्याय 168 मैग्मा क्वीन की मृत्यु। अध्याय 168 मैग्मा क्वीन की मृत्यु। सूचनाएं सेलीन की रेटिना पर चमक उठीं, जिससे वह उज्ज्वल रूप से मुस्कुराने लगी। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए उसने उनसे बाद में निपटने का फैसला किया। यारा, केवल उनके शरीर के ठोस पत्थर वाले हिस्सों पर प्रहार करने का प्रयास करें, पहले उनके ओब्सीडियन शैल को तोड़े। सेलीन ने लड़ाई की आवाजों पर चिल्लाकर सलाह दी। बहते लावा भागों को सीधे निशाना बनाकर तीर बर्बाद न करें। यारा ने तुरंत अपनी रणनीति को समायोजित करते हुए सहमति में सिर हिलाया। उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक आंख बंद कर ली। उसकी सांसें धीमी हो गईं और धनुष की डोरी खींचते समय उसके हाथ स्थिर हो गए। वाह! तीर अपने इच्छित लक्ष्य पर सटीक बैठा। पिघले हुए तरल पदार्थ में फंसने के बजाय मैग्मा स्पिरिट के पत्थर को साफ साफ छेद दिया। जीव जोर से हिल गया, स्पष्ट रूप से चकित हो गया और गहरी क्षति से विचलित हो गया। लेकिन वह जल्दी ही ठीक हो गया और एक बार फिर यारा की ओर आक्रामक रूप से छलांग लगाई और साथ ही अपने मुंह से आग की लपटें भी छोड़ी। उसी समय यारा पहले से ही अपने अगले तीर चला रही थी। वाह वाह! लगातार 2 और शॉट मारे गए। दोनों ही प्राणी के क्षतिग्रस्त चट्टानी कवच में अंतराल ढूंढ रहे थे। मैग्मा स्पिरिट का सामंजस्य अंततः विफल हो गया। इसका शरीर टूटकर पहाड़ के फर्श पर गिर गया। आंतरिक लावा ज्वालामुखीय चट्टान की सतह पर फैल गया।
यारा खुशी से मुस्कुराई, अपनी मार से संतुष्ट होकर तुरंत शेष दो विरोधियों को शामिल करने के लिए आगे बढ़ी जो अभी भी उसकी स्थिति को खतरे में डाल रहे थे। लड़ाई गहनता से जारी रही। चंद्रमा की बिजली अनवरत तीव्रता से कड़क रही थी। मैग्मा क्वीन दर्द और गुस्से से दहाड़ने लगी और धीरे धीरे लेकिन कठोर रूप से लड़ाई का रुख निर्णायक रूप से उनके पक्ष में मोड़ने लगा। ज्वालामुखी शिखर पर लड़ाई शुरू होने के 10 मिनट के भीतर सभी उभरती हुई मैग्मा स्पिरिट्स को व्यवस्थित रूप से समाप्त कर दिया गया था। मैग्मा क्वीन अपनी शेष संतानों के वध को देखने में पूरी तरह से असमर्थ थी। चंद्रमा के तात्विक हमलों की लगातार बौछार और किसी अन्य चीज पर ध्यान देने के लिए उसके लगातार युद्ध की स्थिति बदलने से बहुत बुरी तरह विचलित हो गई थी। मून की चौकस निगाहें थोड़ी देर के लिए सेलीन के समूह पर पड़ी जो सुरक्षित दूरी से उसकी सगाई देख रहे थे। दूसरों की नजरों से छुपी किसी चीज से सेलीन क्षण भर के लिए विचलित हो गई। उसकी आंखों में दूर की अनफोकस्ड नजर थी जिसका मतलब था कि वह सिस्टम नोटिफिकेशन पढ़ रही थी। मून को तुरंत समझ आ गया कि उसने अपनी कक्षा उन्नति विकास सीमा तक पहुंचने के लिए पर्याप्त अनुभव अर्जित कर लिया है। मौलिक शरीर, रैंक महाकाव्य, प्रवीणता 60%। विवरण आपके शरीर को 4 तत्वों द्वारा संयमित किया गया है: जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु। आप सभी 4 तत्वों के साथ असाधारण रूप से मजबूत संबंध प्राप्त करते हैं जिससे आपको बेहतर नियंत्रण और शक्ति मिलती है। प्लस 60% मौलिक नियंत्रण, 4 तत्वों के लिए प्लस 60% प्रतिरोध। मून ने अपना पूरा ध्यान अपने सामने गंभीर रूप से घायल जानवर पर केंद्रित कर दिया। मैग्मा क्वीन के विशाल फ्रेम में कई घावों से लावा लगातार बहता रहा। उसके शरीर को ढकने वाली कई सुरक्षात्मक ओब्सीडियन रॉक प्लेटें उसके मौलिक हमले से पूरी तरह से टूट गई थीं, जिससे नीचे का कमजोर पिघला हुआ मांस उजागर हो गया था। ठीक है, इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया है। मून जानबूझकर 2 कारणों से लड़ाई को लंबा खींच रहे थे जिससे उन्हें बहुत फायदा हुआ। पहला कारण यह था कि वह शुद्ध अग्नि हमलों के बार बार संपर्क के माध्यम से अपनी मौलिक शारीरिक दक्षता में सुधार कर रहा था। दूसरा कारण यह था कि वह धीरे धीरे जानवर को कमजोर कर रहा था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हत्या के झटके से कीमती कोर को नुकसान न पहुंचे। मैग्मा क्वीन वास्तव में गंभीर रूप से घायल हो गई थी और कई मिनट पहले ही मौत के कगार पर मंडरा रही थी, लेकिन मून सावधानी से अपने नुकसान का प्रबंधन कर रहा था। दुर्भाग्य से वह दक्षता वृद्धि अंततः स्थिर हो गई थी। चंद्रमा आंतरिक रूप से महसूस कर सकता था कि अग्नि तत्व का संयम अब उन्नति के लिए एक सीमित कारक नहीं था। अपने कौशल में महारत हासिल करने के लिए उन्हें अन्य 3 शास्त्रीय तत्वों जल, पृथ्वी और वायु के साथ विविध अनुभव की आवश्यकता थी। बूम! चंद्रमा की स्थिति के ठीक नीचे ज्वाला और मैग्मा का एक विशाल विस्फोट हुआ। इस बार मून ने हमले को पूरी तरह से टाल दिया। हमले से उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ। वह पहले से ही मैग्मा क्वीन द्वारा उनकी लड़ाई में किए जा रहे हमले के पैटर्न का आदी था। चंद्रमा ने संक्षिप्त खिड़की का उपयोग किया जबकि मैग्मा क्वीन अपने स्वयं के जवाबी हमले को शुरू करने के लिए अपने अगले हमले की तैयारी कर रही थी। केंद्रित बिजली हवा के माध्यम से चार्ज की गई जो जानवर की उजागर छाती पर वार करने से पहले अत्यधिक वेग से यात्रा कर रही थी। इसके साथ ही चंद्रमा ने रानी के आने वाले हमले के खिलाफ पानी की एक विशाल लहर भेजी। हमला मैग्मा क्वीन से बमुश्किल 1 मीटर की दूरी पर शुरू हुआ था, इससे पहले कि चंद्रमा के हमले का सामना करना पड़ा, जिससे फुसफुसाती भाप का एक विशाल बादल बन गया जो युद्ध के मैदान में फैल गया। उसके बाद चंद्रमा ने अपने हमले को व्यापक क्षेत्र में फैलाने और जानवर को अतिरिक्त चोट पहुंचाने के लिए एक माध्यम के रूप में जल वाष्प का उपयोग करते हुए उस प्रवाहकीय भाप बादल के माध्यम से सीधे एक और बिजली का झटका प्रसारित किया। हालांकि शुद्ध पानी या धातु की तुलना में भाप एक आदर्श विद्युत चालक नहीं थी, फिर भी यह बिजली का संचालन करती थी और उस छोटे से लाभ की चंद्रमा को इस समय आवश्यकता थी। उसके लगातार हमलों के लगभग 1 मिनट के भीतर, जिसका चंद्रमा ने हर अवसर पर फायदा उठाया, मैग्मा क्वीन ने अंततः अपनी विनाशकारी चोटों के कारण पूरी तरह से दम तोड़ दिया जो उनकी लड़ाई के दौरान धीरे धीरे बनी थीं। उसका विशाल चट्टानी शरीर पृथ्वी को हिला देने वाले प्रभाव से ढह गया।
पिघला हुआ लावा उसके नष्ट हुए रूप से स्वतंत्र रूप से बहने लगा और चमकती लाल रंग की नदियों में पहाड़ के फर्श पर फैल गया। संपूर्ण ज्वालामुखी शिखर अपने मूल संरक्षक की मृत्यु पर कांपता हुआ प्रतीत हुआ, मानो टैगुल पर्वत स्वयं उसके निधन पर दर्द व्यक्त कर रहा हो। आपने लेवल 25 एस रैंक फायर माउंटेन स्पिरिट को मार डाला है। आपने 3000 जीवन प्राप्त किए हैं। नाम चंद्रमा। जाति मानव। वर्ग वर्गहीन मौलिक जादूगर। स्तर 25 विकास की प्रतीक्षा में। जीवन 24,241। ताकत 38, चपलता 38, संविधान 43, मन 58, सभी आंकड़ों के लिए +5। विशेषता अंक 5। कौशल मौलिक हमला 5 तत्वों की आत्मीयता, दृढ़ता, रजत त्वचा, प्रज्वलित मौलिक शरीर, सीमित समय। प्रतिभा ग्रिम रीपर। क्लास कौशल क्लास स्लॉट 1/1। जैसे ही शव ढहना समाप्त हुआ, उसकी छाती की गुहा के भीतर जड़ा हुआ चमकदार चमकीला गोला ठंडे अवशेषों से मुक्त होकर लुढ़कने लगा। जैसे ही चंद्रमा की गति तेजी से बढ़ने लगी तो चंद्रमा की आंखें तुरंत चिंता से फैल गईं। ओह नहीं, चंद्रमा श्राप देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। केवल एस रैंक पावर स्तर पर वर्गीकृत 50 स्तर के 25 प्राणियों को मारें। 2/50। 5 असामान्य या दुर्लभ रैंक कौशल को कॉपी करें और समझें। 0/5। 1 महान रैंक कौशल प्राप्त करें। 0/1। अध्याय 169 फायर माउंटेन स्पिरिट कोर। अध्याय 169 फायर माउंटेन स्पिरिट कोर। मून ने तुरंत पृथ्वी तत्व को प्रसारित किया, जिससे ओट को पहाड़ी ढलान से नीचे लुढ़कने से रोकने के लिए एक अस्थायी बाधा दीवार बन गई। गेंद की गति को दीवार ने रोक दिया था। चंद्रमा ने ऑर्ब की सतह पर अभी भी चिपके हुए अवशिष्ट मैग्मा कोटिंग को तेजी से ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग करने से पहले इसके पास पहुंचे कोर को नुकसान पहुंचाए बिना परत को सावधानी पूर्वक हटा दिया। सेलीन, यारा और ग्रैटिस युद्ध की तीव्रता से जिज्ञासा, राहत और गहन थकावट के मिश्रित भावों के साथ चंद्रमा की स्थिति की ओर बढ़े। मून, तुमने वास्तव में मैग्मा के क्वीन को मार डाला। यारा वास्तविक सदमे में चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। उसकी जीभ अभी भी स्वचालित रूप से उस पुराने डरावने शीर्षक का उपयोग करती थी जो उसके लोगों ने बीच शब्द में खुद को पकड़ने से पहले इस्तेमाल किया था। चंद्रमा ने सावधानी से अब पहुंच योग्य कोर को उठाया, इसे दोनों हाथों में धीरे से पकड़ लिया। भीतर से स्पष्ट रूप से निकलने वाली अपार तात्विक शक्ति के बावजूद गोला उसकी त्वचा पर सुखद रूप से गर्म महसूस हुआ, बिल्कुल भी जलन या दर्द नहीं। यह अनुभूति एक चिकने पत्थर को पकड़ने के बराबर थी जो किसी अच्छे गर्मी के दिन में सीधी धूप से गर्म हो गया था। जैसे ही चंद्रमा ने रहस्यमय वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित किया, सिस्टम की जानकारी स्वचालित रूप से प्रकट हो गई। फायर माउंटेन स्पिरिट कोर। आदेश प्रथम। रैंक एस। विवरण पर्वतीय आत्मा का शुद्ध सघन मूल। इसमें तीव्र अग्नि तत्व एकाग्रता शामिल है जो केंद्रित अग्निसार और ज्वालामुखीय ऊर्जा के भीतर दशकों के निरंतर स्नान के माध्यम से बनती है। चंद्रमा उस विस्तृत विवरण को देखता रह गया और उसके सीने में गहरी संतुष्टि फैलने लगी। उनकी लड़ाई के बाद के हिस्से के दौरान जानबूझकर मैग्मा क्वीन के खिलाफ पीछे हटना, सावधानी पूर्वक यह सुनिश्चित करना कि हत्या के दौरान यह अमूल्य कोर बरकरार रहे और क्षतिग्रस्त न हो, अतिरिक्त जोखिम और विस्तारित युद्ध अवधि के लायक था। आपने वास्तव में यह किया, सेलीन ने कहा। उसकी आवाज में वास्तविक अविश्वास और प्रभावित प्रशंसा मिश्रित थी। जैसे ही वास्तविकता पूरी तरह सामने आई, उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान फैल गई। आपने एकल युद्ध में एक एस रैंक के मौलिक जानवर को मार डाला। अपने ही गृह क्षेत्र में, एक ज्वालामुखी क्रेटर के अंदर जहां इसने पूरे युद्ध क्षेत्र के वातावरण को नियंत्रित किया। यारा को अंतः समूह की प्रतिक्रियाओं के बीच अपनी आवाज मिल गई। वह मैग्मा क्वीन जिसने अनगिनत पीढ़ियों तक हमारे लोगों को आतंकित किया। आपने उसे बिना किसी सहायता के बिल्कुल अकेले ही हरा दिया। उसकी आवाज में गहरा भाव था। किंवदंतियां निश्चित रूप से इस दिन के बारे में बात करेंगी, चंद्रमा। हमारे बच्चों के बच्चे उस योद्धा की महाकाव्य कहानियां सुनाएंगे जिन्होंने पहाड़ के जीवित दिल को मार डाला। गांव का मुखिया अंततः लोगों को ज्वालामुखीय ढलानों से मूल्यवान सामग्री इकट्ठा करने के लिए भेज सकता है,
बिना इस डर के कि वे कभी जीवित वापस नहीं लौटेंगे। जब सेलीन ने चंद्रमा के हाथों में चमकते हुए गोले को देखा तो उसकी विश्लेषणात्मक आंखें तीव्र रुचि से चमक उठीं, उसकी अभिव्यक्ति शुद्ध जिज्ञासा में बदल गई। वास्तव में वह कलाकृति क्या है? मैं शारीरिक रूप से इस दूरी से भी उसमें से निकलने वाली केंद्रित शक्ति को महसूस कर सकता हूं। यह स्पष्ट रूप से सिर्फ एक मानक राक्षस कोर ड्रॉप नहीं है। चंद्रमा ने फायर माउंटेन स्पिरिट कोर को पकड़ रखा था ताकि उपस्थित सभी लोग इसकी ठीक से जांच कर सकें। कलाकृति उनके चेहरे पर नारंगीलाल रोशनी बिखेर रही थी। यहाँ इसे स्वयं देखें, मून ने ध्यान से गर्म गोले को सेलीन की फैली हुई हथेली में रखते हुए कहा। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। कलाकृतियों का सीधे निरीक्षण करने और इसके सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए विवरणों को पढ़ने पर सेलीन की आंखें शुद्ध अविश्वास से नाटकीय रूप से चौड़ी हो गईं और बमुश्किल उत्साह रह गया। यह आइटम एस रैंक वर्गीकरण में एक वास्तविक भावना का मूल है, उसने बेदम होकर कहा। इतनी असाधारण मूल्यवान चीज को पकड़ने के उत्साह से उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। पूरा विवरण पढ़ने के बाद उसकी नजर वापस चंद्रमा की ओर गई। चंद्रमा, क्या आपको इस कोर को बेचने में कोई दिलचस्पी है? मैं इसे तुरंत आपसे 5 मिलियन में खरीदूंगा। नहीं, वास्तव में $10 मिलियन। यह एक गंभीर प्रस्ताव है। उसकी आंखें चाहत से चमक उठीं। चंद्रमा ने तुरंत इनकार में सिर हिला दिया। मैं इस विशेष कलाकृति को अपने पास रख रहा हूं। मेरी इसे बेचने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे अभी भी अपनी विकास आवश्यकताओं के लिए दर्जनों और एस रैंक जानवरों को मारने की जरूरत है। यह आदर्श परिस्थितियों में भी आसान नहीं होगा। यह कोर मुझे एक बेहद शक्तिशाली हथियार बनाने की अनुमति देगा जो भविष्य के शिकार में काफी मदद करेगा। मानो अचानक कोई महत्वपूर्ण बात याद आ रही हो जिसे वह अस्थायी रूप से भूल गया था। चंद्रमा की आंखें थोड़ी देर के लिए चौड़ी हो गईं। रुको, क्या आपने सफलतापूर्वक स्तर बढ़ा लिया? यह महसूस करते हुए कि कीमत की परवाह किए बिना चंद्रमा का अमूल्य कलाकृतियों को बेचने का कोई इरादा नहीं था, सेलीन ने स्पष्ट निराशा के साथ आह भरी लेकिन चमकते हुए गोले को सावधानीपूर्वक चंद्रमा के कब्जे में लौटा दिया। तब उसकी अभिव्यक्ति काफी निखर गई। हाँ, मैं अंततः मैग्मा स्पिरिट लड़ाई के दौरान 25 के स्तर पर पहुंच गया। मैंने प्रस्तुत विकल्पों में से अपना वर्ग विकास पथ भी पहले ही चुन लिया है। सौभाग्य से मेरे 3 आवश्यक कार्यों में से एक मेरी मौजूदा प्रगति से स्वचालित रूप से पूरा हो गया था। उसने समझाना जारी रखा, मेरी 2 शेष आवश्यकताएं हैं। पहला, मुझे किसी भी रैंक के 100 स्तर के 25 प्राणियों को मारना होगा। दूसरा, मुझे युद्ध में एक एस रैंक जानवर को हराना होगा। इससे पहले कि वह इसे अच्छी तरह से छिपा सके, चंद्रमा की आंखें थोड़ी देर के लिए जटिल भावनाओं से चमक उठीं। क्या आप जल्द ही एस रैंक लक्ष्य का शिकार करने का प्रयास करने की योजना बना रहे हैं? उसने पूछा। उसका स्वर सावधानी से तटस्थ था जबकि उसकी आंखें उसके उत्तर में स्पष्ट रुचि के साथ संकुचित हो गईं। सेलीन ने तुरंत अपना सिर दृढ़ता से हिलाया। बिल्कुल नहीं, चुनौती के उस स्तर के लिए यह बहुत जल्दी है। मैं पहले मानक स्तर के 25 जानवरों का शिकार करके आसान आवश्यकता को पूरा करूंगा। एस रैंक एकल हत्या का प्रयास करने पर विचार करने से पहले मुझे अपने दोनों प्राथमिक कौशल भी विकसित करने होंगे। चंद्रमा ने समझ में सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति सावधानी से नियंत्रित और तटस्थ थी। हालांकि आंतरिक रूप से उन्होंने गहरी राहत की सांस ली कि उन्होंने अपने चेहरे के भाव को पूरी तरह से छिपाने के लिए कड़ी मेहनत की। जब सेलीन ने शुरू में अपने विकास कार्य की आवश्यकताओं को बताया था तो मून को अपने सीने में एक अस्पष्ट असहज भावना महसूस हुई थी, कुछ ऐसा जिसे वह बहुत बारीकी से जांचना या भावनात्मक रूप से गोता लगाना नहीं चाहता था। जब से उनकी साझेदारी शुरू हुई, सेलीन और मून के व्यक्तिगत लक्ष्य आम तौर पर समानांतर और पूरक बने रहे, कभी भी सीधे तौर पर आपस में नहीं जुड़े या किसी प्रकार का टकराव पैदा नहीं किया। उनके उद्देश्यों ने प्रतिस्पर्धा के बजाय एक दूसरे का समर्थन किया था। यह उनके बीच हितों के पहले संभावित टकराव का प्रतिनिधित्व करता है। उन दोनों को अपनी अपनी उन्नति के लिए स्पष्ट रूप से एस रैंक जानवरों को मारने की जरूरत थी।
और असुविधाजनक सच्चाई यह थी कि सेलीन को एस रैंक हत्या का दावा करने की इजाजत देने का मतलब यह भी था कि चंद्रमा सीधे तौर पर अपनी 50 हत्या की आवश्यकता के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्णता से खुद को वंचित कर रहा था। एस रैंक जानवर हर जगह प्रचुर मात्रा में उगने वाली गोभी जैसे सामान्य संसाधन नहीं थे। वे असाधारण रूप से दुर्लभ थे, उनका पता लगाना कठिन था और इष्टतम परिस्थितियों में भी उनसे निपटना अविश्वसनीय रूप से खतरनाक था। मून को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि पूरे फर्स्ट सैंक्चुअरी में व्यापक खोज के बाद भी वह ऐसे 50 प्राणियों को विश्वसनीय रूप से ढूंढ पाएगा, जिसका मतलब यह था कि किसी और को, यहां तक कि एक सहयोगी को भी, एक भी एस रैंक अवसर देने से संभावित रूप से उसकी प्रगति समयरेखा को बनाए रखने के लिए एक प्रतिस्थापन लक्ष्य की तलाश में कई महीने बर्बाद हो सकते हैं। कारण स्पष्ट रूप से स्पष्ट था, प्रत्येक एस रैंक जानवर सेलीन को मार डाला गया था, जो कि चंद्रमा के लिए दावा करने से कम था। सौभाग्य से सेलीन का वर्तमान में तत्काल भविष्य में एस रैंक शिकार का प्रयास करने का कोई इरादा नहीं था। पहाड़ अत्यधिक हिलने लगे और गर्मी उनकी अपेक्षा से अधिक तेजी से फैलने लगी। ओह बकवास! भागो! चंद्रमा चिल्लाया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि पहाड़ फटने वाला है। अध्याय 170 विस्फोट। अध्याय 170 विस्फोट। समूह ने तुरंत अधिकतम गति से उड़ान भरी। खड़ी ज्वालामुखीय ढलान से नीचे भागते हुए उन्होंने पहाड़ के आसन्न विनाशकारी विस्फोट से आगे निकलने की कोशिश की। वे नीचे की तेज ओब्सीडियन चट्टानों पर निश्चित मृत्यु तक गिरने से बचने के लिए सावधानी से चलते हुए खतरनाक इलाके से नीचे चले गए। चंद्रमा अंदर ही अंदर शाप दिए बिना नहीं रह सका। धत तेरी की! ज्वालामुखी सभी संभावित समयों में से अब विस्फोट करने का विकल्प क्यों चुन रहा है? क्या इसका संबंध उस पर्वतीय आत्मा से हो सकता है? समय बिल्कुल भयानक था। हालांकि पीछे मुड़कर देखने पर मैग्मा क्वीन की हत्या, जो स्पष्ट रूप से पहाड़ के जीवित नियामक हृदय के रूप में सेवा कर रही थी, ने संभवतः पूरे ज्वालामुखी तंत्र को विनाशकारी रूप से अस्थिर कर दिया था। पहाड़ से नीचे यात्रा करना उनकी पिछली चढ़ाई की तुलना में काफी आसान था। नीचे की ओर ढलान ने स्वाभाविक रूप से उन्हें खतरनाक गति प्राप्त करने में मदद की, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ने उनकी हताश उड़ान में सहायता की। वे सभी अपने मंत्रमुग्ध उपकरणों और विकसित प्रतिरोधों के कारण मध्यम अग्नि जोखिम के प्रति अपेक्षाकृत प्रतिरक्षित थे। इसलिए समूह ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि आकस्मिक संपर्क से मामूली जलने की क्षति को स्वीकार करना पूर्ण ज्वालामुखी विस्फोट से पूरी तरह से भस्म होने के लिए काफी बेहतर था। जैसे ही वह खतरनाक ढलान पर तत्परता से भागा, मून ने तेजी से सीटी बजाई, एक संकेत भेजा कि उसने और मिराज ने ऐसी आपातकालीन स्थितियों के लिए स्थापित किया था। मिराज, जो पीछे रह गए दो सावी योद्धाओं के साथ पहाड़ की तलहटी में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था, उसने तुरंत विशिष्ट सीटी सुनी। अपने मालिक के संकेत को पहचानते ही उसके कान हिल गए। वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। दोनों सावी योद्धाओं ने दुश्मनों की तलाश करने के अपने कर्तव्यों को तुरंत त्यागने और अपना पूरा ध्यान पहाड़ की ओर केंद्रित करने से पहले चिंतित नजरों का आदान प्रदान किया। आधार ऊंचाई पर भी गर्मी काफी बढ़ने लगी। उन्मत्त वंश के लगभग 3 मिनट के भीतर चंद्रमा का समूह मिराज और प्रतीक्षा कर रहे योद्धाओं के साथ ढलान के आधे रास्ते में मिलने में कामयाब रहा। अपनी वफादार सवारी को देखकर चंद्रमा का चेहरा काफी चमक उठा। यारा, ग्रैटिस, तुरंत मिराज पर चढ़ो। मिराज, उन्हें नीचे बेस तक ले जाओ और फिर जितनी तेजी से आप दौड़ सकते हो उतनी तेजी से पश्चिम की ओर बढ़ो। भागने के रास्ते को अवरुद्ध करने वाली बड़ी बाधाओं के बिना यह सबसे स्पष्ट मार्ग है। यारा और ग्रैटिस दोनों धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे और समय पर बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इस बीच मून और सेलीन बहुत तेज थे। वे परिवहन की आवश्यकता के बिना अपनी शक्ति के तहत आसानी से बच सकते थे। यारा और ग्रैटिस द्वारा मिराज पर सफलतापूर्वक चढ़ने के लगभग 1 मिनट बाद ज्वालामुखी एक विस्फोट की तरह फूट पड़ा। लावा का एक विशाल स्तंभ पृथ्वी को आकाश से जोड़ने वाले जलते हुए स्तंभ की तरह आकाश की ओर बढ़ा। विस्फोटक विस्फोटों के साथ विभिन्न गैसों का हिंसक रूप से विस्तार हुआ। विस्फोट स्तंभ हवा में सैकड़ों मीटर ऊपर उठ गया, जिसमें अनगिनत टन चट्टानें थीं जो सुंदरता से चमक रही थीं। ध्वनि बिल्कुल बहरा कर देने वाली थी,
एक निरंतर गर्जना जो गड़गड़ाहट के प्रकोप के साथ भूकंप की गहरी तीव्रता को जोड़ती थी। यह सिर्फ कानों से सुनाई देने वाला शोर नहीं था, बल्कि वे अपनी हड्डियों में कंपन महसूस कर सकते थे। गंध ने दूर से भी उनकी इंद्रियों पर हमला किया। अत्यधिक सल्फर जो नाक और गले को जला देता था, ज्वालामुखी की राख से गाढ़ा तीखा धुआं, वाष्पीकृत खनिजों की विशिष्ट धातुमीठी गंध, और सब कुछ के पीछे पिघली हुई धरती की गंध। चंद्रमा ने तुरंत अपनी सांसें रोक लीं। विस्फोट एक ही समय में भयावह और मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। नारंगी लाल लावा की नदियां कई धाराओं में पहाड़ से नीचे गिरने लगीं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गईं। विस्फोट से फेंके गए पत्थर के टुकड़े धुएं से भरे आकाश में उछले। चंद्रमा ने अपनी गति और भी बढ़ा दी और पत्थर के टुकड़ों से बचते हुए 1 और मिनट के भीतर वह पहाड़ के आधार और ठोस जमीन पर पहुंच गया। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। ढीली ज्वालामुखीय बजरी पर पैर फिसलते ही सेलिन अचानक गिर पड़ी। उसकी गति उसे तेज चट्टानों के दर्दनाक प्रभाव की ओर ले गई। लेकिन उसके बगल में दौड़ रहे चंद्रमा ने तुरंत प्रतिक्रिया की, इससे पहले कि वह अपने पृथ्वी तत्व का उपयोग करके खुद को बचा पाती। इससे पहले कि वह जमीन पर गिरती, उसने विस्फोटक बल के साथ छलांग लगाई और उसे हवा में ही पकड़ लिया। गड़गड़ाहट। सेलिन का वजन उठाते हुए चंद्रमा ने 10 मीटर की छलांग लगाते हुए पहाड़ के आधार से परे समतल जमीन पर भारी लैंडिंग की। उसके पैर और टांगे जबरदस्त प्रभाव बलों को अवशोषित करने के कारण दर्द से चिल्ला रहे थे। उसके जोड़ दुर्व्यवहार का विरोध कर रहे थे, लेकिन वे नीचे थे। वे तात्कालिक लावा प्रवाह से सुरक्षित थे। चंद्रमा ने तुरंत सेलिन को स्थिर भूमि पर स्थापित कर दिया। उसने आश्चर्यचकित कृतज्ञता के साथ उसे लंबे समय तक एड्रेनालाइन के साथ देखा। धन्यवाद, उसने हांफते हुए कहा। उसकी आवाज गंभीर थी। ठीक है, चलो चलते रहो, चांद ने खड़े होते हुए कहा। उसने खुद को स्थिर करते हुए अपना सिर हिलाया, फिर उस पश्चिमी दिशा की ओर भागने लगी जिसे उन्होंने अपने भागने का रास्ता बताया था। शुक्र है, मिराज ने मून और सेलिन को पुनः प्राप्त करने के लिए वापस चक्कर लगाने से पहले ही यारा और ग्रैटिस को सुरक्षित दूरी पर सुरक्षित पहुंचा दिया था। दोनों जागृत सफेद घोड़े पर सहजता से चढ़े। मिराज अपने पास मौजूद हर चीज के साथ भागा। उसके शक्तिशाली पैर प्रभावशाली गति से दूरी तय कर लेते थे। मिराज के यारा और अन्य सावी योद्धाओं के पास रुकने से पहले उन्होंने हिंसक रूप से फूटने वाले ज्वालामुखी से लगभग 5 किलोमीटर दूर यात्रा की। स्पष्ट राहत के साथ समूह नीचे उतरा और तागुल पर्वत के भयानक विस्फोट को देखने के लिए पीछे मुड़ा। ज्वालामुखी का विस्फोट जारी रहा, जिससे पूरा आकाश आग और राख से भर गया। यह नजारा एक साथ खूबसूरत भी था और भयावह भी। वह आराम के लिए बहुत करीब था। मून ने सेलिन की सोच समझकर डूबी हुई अभिव्यक्ति का सामना करते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि विस्फोट का सीधा संबंध हमारे द्वारा माउंटेन स्पिरिट को मारने से है, या सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण संयोग समय? सेलिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि यह संबंधित है। मैं लगभग पूरी तरह से निश्चित हूं कि यह है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम फर्स्ट सैंक्चुअरी में उस विशेष प्रकार की इकाई का सामना करेंगे। यह छिपा हुआ क्षेत्र वास्तव में किसी भी तरह से सरल या सीधा नहीं है। यह बहुत सारे रहस्यों और विरोधाभासों से भरा है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसकी नाराजगी गहरी होती गई। मैं सोचता रहता हूं कि यह स्थान सामान्य विश्व कानूनों और स्थापित अभयारण्य प्रणाली से इतना अलग क्यों संचालित होता है। यह लगभग वैसा ही है जैसे विशाल शक्ति वाले किसी व्यक्ति या चीज ने जानबूझकर इस स्थान को नियंत्रित करने वाले नियमों को पूरी तरह से बदल दिया है। चंद्रमा की भौहें उसके अटकल भरे शब्दों पर दिलचस्पी से ऊपर की ओर झुक गईं। वास्तव में आपका इससे क्या मतलब है? मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या सुझाव दे रहे हैं। सेलिन ने अपना सिर हिलाया और स्पष्ट चिंता के साथ उभरते हुए पहाड़ की ओर देखा। मुझे लगता है कि हमें अभी इस जगह से दूर जाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। हम अभी भी इस दूरी पर सुरक्षित नहीं हैं। हमें विस्फोट क्षेत्र से दूर जाना चाहिए। मैं आपको बाद में बताऊंगा।
आकाश में अंधेरा छाने लगे फैलते राख के बादलों पर एक बार फिर नजर डालने के बाद चंद्रमा ने अपनी निर्णायक सहमति में सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं। आइए सुरक्षित दूरी पर चलते रहें। तेजी से राख धूल वाले इलाके के माध्यम से 5 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद उन्होंने अंततः अपने वर्तमान स्थान को विस्फोट से पर्याप्त रूप से सुरक्षित माना। हवा अभी भी धुंधली थी, लेकिन सांस लेने योग्य थी और उनके पैरों के नीचे की जमीन अब नहीं हिल रही थी। सेलिन अपने चेहरे पर अधिक सहज भाव के साथ वापस चंद्रमा की ओर मुड़ी। माउंटेन स्पिरिट और विस्फोट के संबंध में आपके पिछले प्रश्न के बारे में मुझे समझाने दीजिए। क्या आप दूसरे अभयारण्य की प्रकृति और खतरों के बारे में कुछ जानते हैं? चंद्रमा जवाब देने से पहले कुछ देर रुका। मैं अपेक्षाकृत कम जानता हूं, बस बुनियादी सामान्य ज्ञान। पहले की तुलना में दूसरे अभयारण्य में बमुश्किल कोई स्थापित मानव आधार है। यहां तक कि सबसे कमजोर इवॉल्वर जो अभी दहलीज पार कर चुके हैं, वे सबसे शक्तिशाली फर्स्ट सेंचुरी अवेकन की तुलना में नाटकीय रूप से अधिक मजबूत हैं। उनके शरीर केवल सांख्यिकी वृद्धि से परे विकास से गुजरते हैं, बस इतना ही। सेलिन ने उसकी सटीक लेकिन सीमित समझ की स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। यह वास्तव में बुनियादी समझ है। मुझे समझाने दो। अध्याय 171 आत्माएं। अध्याय 171 स्पिरिट्स। जिस जानवर को आपने आज मारा वह तकनीकी रूप से मानक अर्थों में जानवर नहीं है। यह एक आत्मा है, एक अलग तरह का अस्तित्व है। आत्माएं समकक्ष रैंक और स्तर के जानवरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं। उनके पास मानव स्तर के करीब या उससे मेल खाने वाली बुद्धि होती है और वे अपने रैंक के नीचे छोटे जानवरों और कमजोर आत्माओं को आदेश दे सकते हैं। जब सेलिन ने विस्तार से बताया तो मून और यारा ने ध्यान से सुना। यारा की अभिव्यक्ति शुद्ध आश्चर्य की थी। उसने आत्माओं या दूसरे अभयारण्य के बारे में कभी नहीं सुना था। यह सुनकर इस जगह के बाहर मौजूद दुनिया पर उसकी आंखें चमक उठीं। दूसरे अभयारण्य में मानव विकासकर्ताओं के लिए प्राथमिक अस्तित्व संबंधी खतरे अब मुख्य रूप से सामान्य जानवर नहीं हैं, वे आत्माएं हैं। दूसरे अभयारण्य की आत्माओं में विभिन्न जटिल रैंकिंग प्रणाली और क्षेत्रीय पदानुक्रम हैं। शक्तिशाली आत्माएं अपने डोमेन के भीतर सचमुच सैकड़ों या शायद हजारों अधीनस्थ जानवरों या निचली रैंकिंग आत्माओं को नियंत्रित कर सकती हैं। जो चीज उन्हें खतरनाक बनाती है वह सिर्फ उनकी बुद्धि या कमजोर प्राणियों की सेनाओं को आदेश देने की क्षमता नहीं है। वह जोर देने के लिए रुकी। यह उनका शक्तिशाली पुनरुत्थान है। चंद्रमा की आंखें चिंता से फैल गईं। वे मनुष्यों की तरह पुनर्जीवित हो सकते हैं? जीवन प्रणाली का उपयोग करके? सेलिन ने तुरंत अपना सिर हिलाया, समझाने से पहले, नहीं, वे वास्तव में इंसानों की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से पुनर्जीवित हो सकते हैं। जबकि हम जागृत लोगों को पुनः उत्पन्न होने के लिए अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है और हर मृत्यु हमें दुर्बल करने वाले नुकसान पहुंचाती है जो हमें अस्थायी रूप से कमजोर कर देती है। आत्माएं अपने अवतारों का उपयोग करके पुनर्जीवित होती हैं, जो आमतौर पर उन आश्रयों के भीतर बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए और भारी रूप से संरक्षित होते हैं जिनमें वे पैदा हुए थे। उसने अर्थपूर्ण तरीके से उभरते हुए पहाड़ की ओर इशारा किया। मेरा मानना है कि जिस इकाई को हमने आज मार डाला वह किसी प्रकार की छद्मात्मा या प्रोटोस्पिरिट संस्करण थी। यह वास्तविक दूसरे अभयारण्य की आत्माओं की तुलना में बहुत कमजोर थी और जाहिर तौर पर इसमें पुनरुत्थान की क्षमता नहीं थी जो परिपक्व आत्माएं विकसित करती हैं। मेरा सिद्धांत है कि यह विशेष आत्मा इष्टतम पर्यावरणीय परिस्थितियों के तहत पहले अभयारण्य में अनायास पैदा हुई दुर्लभ संस्थाओं में से एक थी, शायद उस ज्वालामुखी में केंद्रित अग्निसार के लंबे समय तक संपर्क के कारण। यह संभवतः स्वाभाविक रूप से दूसरे अभयारण्य में चढ़ने का प्रयास कर रहा था जब आपने उसे रोका था। वह प्रक्रिया इसे मारकर है। तो आप कह रहे हैं कि पहाड़ का विनाशकारी विस्फोट विशेष रूप से इसलिए हुआ क्योंकि हमने आत्मा को मार डाला? सेलिन ने निश्चितता के साथ सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। उस पर्वत ने अनगिनत वर्षों में अपनी स्वयं की आत्मा इकाई को जन्म दिया था। मैग्मा क्वीन पहाड़ का जीवित हृदय और चेतना को नियंत्रित करने वाली थी। जब आपने आत्मा को नष्ट कर दिया
तो आपने प्रभावी ढंग से पहाड़ को ही मार डाला और उस चीज को भी हटा दिया जो स्थिरता बनाए रख रही थी। ऐसा कहा जा सकता है कि विस्फोट पहाड़ की मृत्यु का कारण है। मून ने इस परेशान करने वाली जानकारी को संसाधित किया। आपने बताया कि दूसरे अभयारण्य में आत्माएं आश्रय बनाए रखती हैं जो उनके अवतार की रक्षा करते हैं। जब आप सफलतापूर्वक आत्मा को मार देते हैं या उसके अवतार को नष्ट कर देते हैं तो क्या वे आश्रय भी ढह जाते हैं या अस्थिर हो जाते हैं? सेलीन ने अधिक सूक्ष्म प्रतिक्रिया के साथ अपना सिर हिलाया। यह निर्भर करता है, दूसरे अभयारण्य की आत्माएं अलग अलग हैं। ईमानदारी से कहूं तो अभी दूसरे अभयारण्य की आत्माओं के बारे में अत्यधिक चिंता न करें। आपको अभी भी अपने कार्य पूरे करने हैं। उसने उपेक्षापूर्वक अपना हाथ हिलाया। टैगुल पर्वत के विस्फोट के बाद अगले कुछ दिनों तक मून ने अपना समय पूरी तरह से नए अधिग्रहित एलिमेंटल बॉडी कौशल की दक्षता में सुधार करने के लिए समर्पित किया, जिसे उन्होंने सेलेन से कॉपी किया था। अंततः उस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2 दिनों की कड़ी मेहनत की आवश्यकता थी। चंद्रमा को अपनी त्वचा को पृथ्वी, पानी और हवा के तत्वों की केंद्रित खुराक के संपर्क में लाना पड़ा, 3 शास्त्रीय तत्व जिनके खिलाफ उसने अभी तक अपने शरीर को पूरी तरह से संयमित नहीं किया था। मैग्मा क्वीन युद्ध के दौरान आग प्रतिरोध को पहले ही अपनी सीमा तक धकेल दिया गया था। शुक्र है, यारा द्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न मौलिक जानवरों से लड़ने के लिए चंद्रमा का नेतृत्व करके एक अच्छा मार्गदर्शक साबित हुआ। उसने उसे तटीय क्षेत्रों के पास जल संबद्ध प्राणियों, चट्टानी इलाकों में रहने वाले पृथ्वी तत्व वाले जानवरों और उच्च ऊंचाई पर रहने वाले हवापलू वाले शिकारियों के बारे में मार्गदर्शन किया। विविध तात्विक हमलों के इस प्रदर्शन ने उसकी प्रगति को बार बार खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने जादू का उपयोग करने की तुलना में काफी आसान और अधिक कुशल बना दिया। इन जानवरों के निरंतर प्रशिक्षण और हत्या से उसे 5 ए रैंक जानवरों के कोर प्राप्त हुए, जिन्हें वह क्रैब किंग के कोर और शरीर के साथ बेचने के लिए उत्साहित था। दुर्भाग्य से पहाड़ी आत्मा ने बेचने के लिए कोई शरीर नहीं छोड़ा। यह अफसोस की बात थी, लेकिन वह इस संबंध में कुछ भी करने में सक्षम नहीं थे। इसके साथ ही इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान सेलीन 100 ऐसे प्राणियों को मारने के अपने वर्ग विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरे द्वीप में 25 स्तर के जानवरों का शिकार कर रही थी। आखिरकार 2 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद चंद्रमा जिस अधिसूचना की उम्मीद कर रहा था वह सामने आ गई। मौलिक शरीर, रैंक महाकाव्य, स्तर अधिकतम। विवरण: आपके शरीर को 4 तत्वों द्वारा संयमित किया गया है: जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु। आप सभी 4 तत्वों के साथ असाधारण रूप से मजबूत संबंध प्राप्त करते हैं, जिससे आपको बेहतर नियंत्रण और शक्ति मिलती है। प्लस 100% मौलिक नियंत्रण, प्लस 4 तत्वों के लिए 100% प्रतिरोध। अपने सामने आने वाली कई सूचनाओं में से पहली अधिसूचना को देखते हुए चंद्रमा की आंखें शुद्ध अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उन्होंने आत्मविश्वास से यह मान लिया था कि एक बार जब कौशल की उनकी समझ पूरी हो जाएगी तो वह अंततः महाकाव्य रैंक से रहस्यमय पौराणिक रैंक तक की क्षमता विकसित करने के लिए अपने जीवन का निवेश करने में सक्षम होंगे, जिस स्तर पर उन्हें अपने 3 विकास कार्य आवश्यकताओं में से एक को पूरा करने की आवश्यकता थी। यही धारणा प्राथमिक कारण थी कि चंद्रमा जानबूझकर विधर्मी ताकतों के साथ सीधे टकराव से बच रहा था जो कहीं दिखाई नहीं देती थीं। उनकी योजना सीधी थी: एलिमेंटल बॉडी कौशल हासिल करें, इसे सफलतापूर्वक लेजेंडरी रैंक तक विकसित करें, फिर अपने 2 सबसे कठिन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने अभिभावक जानवर के साथ विधर्मियों का वध करें। लेकिन वह योजना उनकी ओर से इच्छाधारी सोच के अलावा और कुछ नहीं प्रतीत हुई। जिस क्षण उसने इसे सफलतापूर्वक समझ लिया, उसी क्षण से कौशल का स्तर पहले से ही मैक्स के रूप में प्रदर्शित हो रहा था। अपने पिछले कौशल अधिग्रहण प्रयासों के विपरीत, जहां उन्होंने स्तर 1 पर विस्फोटक ज्वाला जैसी दुर्भयंकर क्षमताओं की नकल की थी और फिर बड़े पैमाने पर जीवन व्यय अभ्यास के माध्यम से उन्हें महाकाव्य रैंक में विकसित किया था, यह विशेष कौशल उनके कौशल सेट में पहले से ही अपने वर्तमान रैंक के भीतर अपने पूर्ण अधिकतम संभव विकास स्तर पर प्रकट हुआ था। चंद्रमा वस्तुतः सामान्य प्रगति के माध्यम से कौशल को और अधिक विकसित नहीं कर सका। उन्नति का मार्ग पूर्णतया बंद एवं दुर्गम दिखाई देने लगा।
क्या यह सीमा विशेष रूप से इसलिए हो रही है क्योंकि कौशल को सेलीन द्वारा पहले ही एक बार रेयर से एपिक रैंक तक विकसित किया जा चुका है और सिस्टम के अंतर्निहित नियम एक ही क्षमता पर डुप्लीकेट विकास प्रयासों की अनुमति नहीं देंगे? मून ने बढ़ती चिंता के साथ आश्चर्य व्यक्त किया। या क्या कोई अन्य बुनियादी यांत्रिक कारण है जिसे मैं समझने में पूरी तरह से असफल हो रहा हूं क्योंकि क्लासलेस पथ वास्तव में कैसे काम करता है? दुर्भाग्य से पहला पौराणिक कौशल हासिल करने का महत्वाकांक्षी सपना लगभग तुरंत ही क्रूरतापूर्वक बंद कर दिया गया था, जिससे चंद्रमा को गहरी अनिश्चितता और चिंता हुई कि वह संभवतः इस तरह के असंभव कठिन विकास कार्य की आवश्यकता को कैसे पूरा करेगा। अगर सेलीन का इस कौशल का रेयर से एपिक तक पूर्व विकास मूल रूप से मुझे इसे फिर से विकसित करने से रोकता है, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे विशेष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति से सीधे एक कौशल ढूंढने और कॉपी करने की जरूरत है जो या तो पैदा हुआ था या स्वाभाविक रूप से अपने प्रथम श्रेणी जागृति से महाकाव्य रैंक कौशल प्राप्त किया था? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक इसे सामान्य प्रगति प्रणाली के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से विकसित नहीं किया है? यह विचार परेशानी भरा था। महाकाव्य कौशल के साथ पैदा हुए व्यक्ति को ढूंढना लगभग असंभव था। यदि कोई महाकाव्यात्मक कौशल के साथ पैदा हुआ होता तो उसने इसे महान स्तर तक विकसित कर लिया होता और इसकी खबर फैल गई होती। यहाँ तक कि सबसे मजबूत इंसानों के पास भी ऐसे कौशल होने की जानकारी नहीं थी, अन्यथा उसे या सेलीन को पता चल जाता। चंद्रमा ने विचारों को झटक दिया जैसे ही उसकी नजर अगली अधिसूचना पर पड़ी।